वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है भाई क्या फाइनेंशियल मार्केट। तो हम लोगों को आज और कल और परसों हमेशा एक वर्ड सुनने को मिला है मार्केट। तो मार्केट होता क्या है? जहां पे लोग आते हैं, चीजों को खरीदते हैं, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए सारी चीजें खरीदेंगे और घर चले जाएंगे। फिर बोलेंगे कि भैया ये जो भी चीजें मिली है हमें वो बहुत अच्छी लगी। मतलब जितना उन्होंने पैसा दिया उस मार्केट में वो 100% क्या होगा यहाँ पे सेटिस्फाई हो गए। ऐसे ही यहाँ पे मार्केट में एक पूरी की पूरी कम्युनिटी होगी जिसको हम लोग बोलते हैं सेलर कम्युनिटी। वो ये क्या करती होगी, यहाँ पे सामने आके क्या करते होगी, इन फ्रंट सबको सामान बेचने का काम करते होगी। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट फॉर्म चलता है। तो ऐसी जगह जहां पे चीजों को खरीदा जाता है और चीजों को बेचा जाता है उस जगह को कहा जाता है मार्केट। बट यहां पे उस मार्केट की बात नहीं चल रही है, लेना देना तो है, बट यहां पे बात चल रही है फाइनेंशियल मार्केट की। अब ये फाइनेंशियल मार्केट क्या होता होगा? मतलब फाइनेंस का हम लोग पहले समझे और उसको फिर मार्केट से हम लोग क्या करेंगे, क्लब करेंगे, मतलब ऐड ऑन करेंगे। अब ये फाइनेंशियल का मतलब या फाइनेंस का मतलब ये होता है जिस भी बंदे को जब भी आवश्यकता हो किसी पैसे की, अमाउंट की, लोन की, तो वो उस मार्केट से अगर वो पैसा ले सकता है तो इसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। तो डे टू डे लैंग्वेज में अगर हम लोग समझे तो ऐसे कौन से इंस्टीट्यूशंस है जो हमें पैसे से सपोर्ट करते हैं, तो वो इंस्टीट्यूशंस का नाम है बैंकिंग सिस्टम। जनरली बैंक क्या करते हैं, हम लोगों को ये पैसा देने का काम करते हैं और उसके बदले में क्या करते हैं भैया, इंटरेस्ट आपसे लेते हैं। क्यों? क्योंकि बैंक जो है वो अपने आप में क्या है भैया, कमर्शियल बॉडीज है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग बैंकों को बोलते हैं कमर्शियल बैंक। आरबीआई भी अपने आप में एक कमर्शियल बॉडी है देखा जाए तो, ठीक है ना। मतलब यहां पे हम लोगों को समझ में आ गया है कि यहां पे नो फ्री लंच वाला टैग लगा हुआ है, कोट लगा हुआ है कि भाई यहां पे कुछ भी यहां पे आपको फ्री नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं इसी के साथ फाइनेंशियल मार्केट और समझेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट में क्या क्या चीजें आती है ना। तो हम लोग को ये तो समझ में आ गया भाई कि फाइनेंशियल मार्केट का मतलब होता है एक ऐसा मार्केट जहां पे आपको जब रिक्वायर्ड हो पैसा दे सके कुछ लोग मिलके, उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे फाइनेंशियल मार्केट। अब ये हम लोग ये देखिए कि पूरे के पूरे सिस्टम को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं यहां पे। तो मैंने कहा कि फाइनेंशियल मार्केट जैसे ही आता है आपके दिमाग में स्विच करता है कि भैया बैंक ही है जो सब कुछ हमें देने का काम करेगा, ठीक है। बट ध्यान से सुनिएगा, अब ये बैंक के पास पैसा कहां से आता है भाई? तो वो भी तो गेटवे बताओ कि पैसा बैंकों के पास कैसे आता है। तो बैंकों के पास दो तरीके से आता है। ये तो हाउस होल्ड जो है वो अपना पैसा सेविंग फॉर्म में इनके पास जमा करे, या तो फर्म जो कि जनरली चीजों को मैन्युफैक्चरिंग या प्रोड्यूस करने का काम करती है वो अपना पैसा किसके पास रखे, बैंक के पास रखे। अब ये बैंक क्या करेगा, अपने पास तो रखेगा नहीं भाई, ये क्या करेगा, पूरा का पूरा मार्केट में क्या करेगा, रोटेट करेगा। क्यों? क्योंकि बैंक अपने आप में, मैंने क्या बोल दिया भैया, जो अपने आप में बॉडी है बैंक वो है कमर्शियल बॉडी। कौन सी बॉडी है भाई साहब? कमर्शियल बॉडी। मतलब बिना पैसे के ये काम नहीं करने वाले, ठीक है ना। तो यहां पे बैंकों के पास जो भी पैसा आता है वो किसके थ्रू आता है भैया, हाउस होल्ड के पास हाउस होल्ड के थ्रू आता है। हाउस होल्ड अपना जो भी एक्स्ट्रा पैसा बचता है वो सारा बैंकों में जमा कर देती है। ओके, बैंक क्या करती है, इसको रोटेट करने के लिए ये फर्म्स को दे देती है। क्यों? क्योंकि फर्म्स के पास पैसा नहीं होता है। फर्म्स को रोटेशन अगर बिजनेस का करना है तो पैसा कहीं ना कहीं से उधार लेना पड़ेगा। अब ये फर्म इस पैसे का इस्तेमाल करने के बाद क्या करती है, बैंकों को ये पैसा लौटा देती है विद इंटरेस्ट। ओके, यही चीज फाइनेंशियल मार्केट में भी होती है भाई, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। हाउस होल्ड अपना कुछ पैसा फाइनेंशियल मार्केट में भी लगाता है और ये जो फर्म्स है मतलब कंपनीज है ये भी अपना पैसा कहां लगाती है, कुछ फाइनेंशियल मार्केट में लगाती है, ताकि इनको भी वहां से क्या हो सके, एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल सके, ठीक है ना। तो आज हम लोग जो भी बातें कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं विद अ सिंगल मोटिव विच इज नोन एज प्रॉफिट। तो बिना प्रॉफिट के कोई भी कभी भी किसी के लिए भी काम नहीं करता भाई, ये वाली बात हम लोग को यहां पे याद रखनी है। चलिए तो हम लोग अब स्लोली धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे यहां पे कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है किसी भी टॉपिक के इंट्रोडक्शन के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट आर द सेंटर्स और अरेंजमेंट। ये ऐसी कोई जगह हो सकती है या ऐसी कोई जुगाड़ हो सकती है, मतलब लोगों को इकट्ठा किया जाए या किसी बॉडीज को इकट्ठा किया जाए, इंस्टीट्यूशंस को इकट्ठा किया जाए जो कि आपको फाइनेंशियली क्या करने वाली है, यहां पे सपोर्ट करने वाली है। दैट प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर बाइंग एंड सेलिंग फाइनेंशियल क्लेम्स एंड सर्विसेज। ठीक है, या तो आप वहां फाइनेंशियली क्लेम्स कर सकते हैं या तो क्या कर सकते हैं भैया, आप सर्विसेज के लिए भी क्या कर सकते हैं, यहां पे क्लेम कर सकते हैं। ओके, अब ध्यान से समझिएगा, यहां पे अगर मैं बैंकिंग सिस्टम की बात करूं तो बैंकिंग सेक्टर जो है आज बहुत तेजी से काम कर रहा है और ये जो
बैंकिंग सेक्टर है मेनली अपने आप में सर्विस सेक्टर है, जो कि किस फॉर्म में दिखेगा हमें, तो इंटेंजिबल फॉर्म में दिखेगा। ठीक है ना, चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। बैंक में जो आपने पैसा जमा करा, तो बैंक के हिसाब से बैंक ने आपसे क्या करा है, ये पैसा बोरो करा है। ठीक है, तो बैंक इसको कहती है कि हम लोगों ने जो पैसा लोगों से लिया है, हाउस होल्ड से लिया है, ये सब कुछ कहलाता है सर बोरोइंग रेट। क्या कहलाता है भाई साहब, ये बोरोइंग रेट। ठीक है, अब बैंक क्या करेगा, बैंक अपने आप में कमर्शियल बॉडी है, इसलिए ये मार्केट में क्या करेगा, इसको रोटेट करेगा। ठीक है, रोटेट करने के लिए किसको देगा भैया, किसी ना किसी पर्सन को देगा, इंस्टीट्यूशन को देगा। जब ये अपना पैसा किसी बंदे को या किसी इंस्टीट्यूशन को देगा, तो हम लोग इसको कहेंगे यहां पे लेंडिंग रेट। ये लेंडिंग रेट हमेशा ज्यादा होगा किससे भाई साहब, बोरोइंग रेट से। ठीक है ना, मान लेते हैं कि बोरोइंग रेट जो है 12% है फॉर एग्जांपल, और ये लेंडिंग रेट की बात करें तो ये मान लेते हैं 18% है। अब ये इसका बीच का जो 6% बच गया भैया, कितना परसेंट बच गया यहाँ पे, 6% अगर यहाँ पे बच गया है, तो ये 6% जो है बैंक का देखा जाए तो बैंक का ये प्रॉफिट है। मैंने कहा ना कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जो आज काम कर रही है वो बिना प्रॉफिट के नहीं कर रही होगी। ठीक है, तो बैंक जो है बोरोइंग रेट और लेंडिंग रेट के बीच का जो पैसा है वो क्या कर रही है, यहाँ पे कमा रही है। ठीक है ना, ओके, तो ये क्या कर रही है भाई, अब ये आप फाइनेंशियल क्लेम्स कर सकते हैं कि सर आपने जो पैसा लिया है उसके बदले में मेरे अमाउंट पे मुझे क्या चाहिए, 12% चाहिए। तो ये हो गया आपका यहाँ पे फाइनेंशियल क्लेम। दूसरा, आपके पैसे को ये क्या करेगी भैया, डबल एस करेगी। मतलब क्या करेगी सर, तो सेफ एंड सिक्योर करेगी। क्या करेगी सर जी, तो सेफ एंड सिक्योर करेगी। ठीक है, अगर मान लेते हैं इस दौरान पैसे चोरी हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो इन सब का इंश्योरेंस करके देने का भी काम कौन करेगी भैया, तो बैंक करेगी। ओके, तो हम लोग को यहां फाइनेंशियल मार्केट में सबसे बड़ी बॉडी जो है जिसको हम लोग बैंकिंग सिस्टम कहते हैं, वो यहां पे हमें समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये जो फाइनेंशियल मार्केट है जनरली दो मार्केट में डिवाइडेड होते हैं। पहले को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मार्केट और दूसरे को क्या बोलेंगे भैया हम लोग, सेकेंडरी मार्केट। ओके, सबसे पहले हम लोग प्राइमरी मार्केट को समझते हैं क्या होता है। तो ये प्राइमरी का मतलब होता है कोई भी चीज जब एकदम इनिशियल फॉर्म में होती है, इनिशियल स्टेज में होती है, एकदम रॉ फॉर्म में होती है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी। बट ये प्राइमरी के साथ क्या जुड़ गया भैया, मार्केट। मतलब इसका कुछ अगर हम लोग देखें तो सिंपलर मीनिंग कुछ और होगा भाई। चलिए समझते हैं इसको। प्राइमरी मार्केट ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट मार्केट डील्स इन न्यू फाइनेंशियल क्लेम्स और सिक्योरिटीज आर एंड सच आर ऑल्सो नोन एज द न्यू इश्यूज मार्केट। ऐसे कोई भी मार्केट, ऐसी कोई भी जगह जहां पे सबसे पहली बार डील हो रही है, वो सब अंडरटेकन करेंगे हम लोग किसमें भाई साहब, फाइनेंशियल मार्केट में। ओके, चलिए फाइनेंशियल मार्केट का कौन सा पार्ट, तो प्राइमरी मार्केट। ओके, प्राइमरी मार्केट मोबिलाइज सेविंग्स एंड सप्लाई ऑफ फ्रेश और एडिशनल कैपिटल टू द बिजनेस यूनिट्स। ये बोल रहा है कि पहली बार जो पैसा आया है उसको यहां से मोबिलाइज करेंगे। मोबिलाइज क्या होगा सर जी, यहां पे सेविंग, और क्या बोल सकते हैं हम लोग, सप्लाई फ्रेश और एडिशनल कैपिटल टू द बिजनेस यूनिट्स। मतलब कि इनके पास जो पैसा आया, मान लेते हैं कि जो प्राइमरी मार्केट वाले हैं ये हाउस होल्ड्स हैं। ठीक है, इस हाउस होल्ड ने किसको पैसा दे दिया भैया, बिजनेस मार्केट कौन होंगे, यहां पे फर्म्स होंगे, जो कि क्या करते हैं जनरली चीजों को प्रोड्यूस करने का यहां पे बहुत तेजी से क्या करेंगे सर जी, काम करेंगे। ओके, तो ये हमें प्राइमरी मार्केट तो बिल्कुल क्लियर हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने नया नया सीखा पैसे कमाना, तो अगर मैंने 100 रुपए एक्स्ट्रा कमाए तो 100 रुपए को मार्केट में लगा दिए। अब किसी ने मुझे बताया कि अगर आप सर 100 रुपए लगाएंगे तो हफ्ते भर में इस पे आपको 10 रुपए का प्रॉफिट होगा। मतलब जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो एट द रेट ऑफ 10% है। तो यहां तो मेरा फायदा हो गया कि 100 रुपए दिए और एक हफ्ते के अंदर 110 हो गए। फिर मैंने 110 लगा, फिर उसका मुझे 10% मिलने लगा। तो इस तरीके से प्राइमरी मार्केट क्या करता है, पैसे का यहां पे रोटेशन करता है विद द एम ऑफ प्रॉफिट। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। दूसरी हम लोग बात करेंगे यहां पे मनी मार्केट। क्या मनी मार्केट क्या होती है भाई, समझते हैं इसमें। मनी मार्केट इज अ मार्केट इन विच ट्रांजैक्शन इन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स। तो यहां पे जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे सर जी, वो कैसे होंगे, शॉर्ट टर्म होंगे। मतलब विद इन 90 डेज या एक साल के अंदर जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उन सबको हम लोग बोलते हैं यहां पे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स मार्केट। ओके, टेक्स प्लेस, मतलब यहां पे क्या लेना है भैया, एक तो शॉर्ट टर्म की बात हो गई, मतलब समय निर्धारित कर दिया गया, समय लिमिटेड कर दिया गया। दूसरा इसको बोला कि यहां पे लेंगे हम लोग यहां पे फाइनेंशियल एसेट्स। क्या लेंगे यहां पे, फाइनेंशियल एसेट्स। ओके, आगे हम लोग समझते हैं। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स आर दोस एसेट्स दैट कैन बी रेडिली कन्वर्टेड इनटू
कैश और हैव अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर। वो सारी चीजें जो फास्ट कन्वर्टेबल इनटू कैश रहती होगी, वो सारी चीजें किस में आती होगी भैया? मनी मार्केट में आती होगी। फॉर एग्जांपल, अगर मान लेते हैं मेरे पास गोल्ड का एक बिस्किट रखा है, ठीक है। अब ये गोल्ड का बिस्किट पार्ले जी जैसा नहीं है, ठीक है, बट मैं कोशिश करता हूं ऐसा बार बनाने की, ठीक है ना। मान लेते हैं ये 24 कैरेट है, ठीक है। अब ये अगर 24 कैरेट में मार्केट में लेके जाता हूं तो ये मुझे ओरिजिनल प्राइस दे देता है। मान लेते हैं कि 24 कैरेट एट द रेट ऑफ 10 ग्राम्स होता है, जिसको हम लोग 1 तोला कहते हैं भाई, ठीक है। अब ये आपको मान लेते हैं अभी जो मार्केट रेट चल रहा है 52,500 चल रहा है, मतलब 52,500 चल रहा है, ठीक है। तो ये लेके गया, एकदम इमरजेंसी में मुझे पैसे की जरूरत करी, चलिए मेरे को पैसे की जैसी जरूरत पड़ी तो मैंने क्या किया, मार्केट में गया और मैंने कहा भैया ये वाला गोल्ड रख लीजिए और इसके बदले में मुझे कैश दे दीजिए। उनने गोल्ड लिया और फटाफट मुझे कैश दे दिया बिना किसी डिडक्शन के साथ। अब ध्यान से समझिएगा, डिडक्शन तब होता जब ये कहीं ना कहीं फिनिश प्रोडक्ट बन जाता, बट अभी ये जो 24 कैरेट गोल्ड है ये अपने आप में रॉ मटेरियल। तो मनी मार्केट में भी ऐसे ही होता है, जो बहुत तेजी से कन्वर्ट हो जाते हैं कैश फॉर्म में, उन सबको हम लोग अंडरटेक करते हैं किसमें भैया? मनी मार्केट में। ओके, तो यहां पे एग्जांपल्स के थ्रू समझ में आया होगा प्राइमरी मार्केट क्या होता है और मनी मार्केट क्या होता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम लोग कैपिटल मार्केट की। अब कैपिटल मार्केट क्या होता है भाई? तो कैपिटल मार्केट मतलब वो मार्केट जहां पे लगभग 1 साल से ज्यादा की बात हो, मतलब ये बोल सकते हैं हम लोग कि जहां लॉन्ग ड्यूरेशन में यहां पे पूरा कैलकुलेशन हो पैसे का, उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे कैपिटल मार्केट। ओके, कैपिटल मार्केट डील्स विद फाइनेंशियल एसेट्स, ऐसी फाइनेंशियल एसेट्स मतलब जहां पे हमने पैसा लगाया उसको बेचने से हमें कुछ मिल सकता है, उन सारी एसेट्स को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल एसेट्स, विच हैव अ मैच्योरिटी ड्यूरिंग अ पीरियड मोर देन 1 ईयर। मतलब 1 साल से ज्यादा अगर हम लोग उसको रखते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं और फिर उसको बेच देते हैं, तो उससे आने वाला पैसा जो है वो क्या कहलाएगा यहां पे? कैपिटल मार्केट। तो हमें एक डिफरेंस समझ में आ गया सर जी, मनी मार्केट वर्सेस कैपिटल मार्केट। तो ये मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में जो बेसिक डिफरेंस मुझे समझ में आया कि 1 साल के अंदर जो भी होगा वो क्या कहलाएगा सर जी? तो वो कहलाएगा मनी मार्केट, और 1 साल से ज्यादा जो होगा वो क्या कहलाएगा यहां पे? क्या कहलाएगा भैया यहां पे? कैपिटल मार्केट। 1 साल से कम क्या कहलाएगा भैया? मनी मार्केट। चलिए, तो ये डिफरेंस एग्जाम तक के याद रखिएगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की, ठीक है ना। वो सारी चीजें जिससे आपके पास फाइनेंस आ सकता है, पैसा आ सकता है, वो सारी चीजें हम लोग किस में लेने वाले हैं यहां पे सर जी? तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में लेने वाले हैं। ओके, चलिए समझते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द वे इन विच फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री डील्स इन, ऐसा कोई भी सिस्टम जहां पे पैसे का इन्वॉल्वमेंट हो किसी भी तरीके से, वो सारी चीजें किसमें ली जाती है? तो वो ली जाती है सर जी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में। ओके, और इसमें ये कंट्री क्या है? अभी इन्वॉल्व है। ओके, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड दे डिफर फ्रॉम ईच अदर, बट यहां अलग अलग टाइप्स की बात करेंगे हम लोग, जिसमें कि अलग अलग तरीके से पैसा लगाया जाता है और पैसे आने का सोर्स भी जो रहता है बहुत ज्यादा अलग अलग होता है। ओके, ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू नंबर 1, यहां पे आ जाता है आपका फाइनेंशियल एसेट्स। तो जो कैपिटल मार्केट में और मनी मार्केट में हम लोगों ने फाइनेंशियल एसेट्स की बात करी थी, अब वो फाइनेंशियल एसेट्स हम लोग यहां समझते हैं कि फाइनेंशियल एसेट्स होती क्या है। फाइनेंशियल एसेट्स रिप्रेजेंट्स अ क्लेम टू द पेमेंट ऑफ सम ऑफ मनी सम टाइम इन द फ्यूचर, repayment of principal or a periodic regular or not so regular payment इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड। वो सारी चीजें जो हमें रीपेमेंट करेगी किस फॉर्म में? या तो प्रिंसिपल अमाउंट, मान लेते हैं कि कोई फाइनेंशियल अगर एसेट्स है वो मान लेते हैं 1 लाख रुपीस की है, उसका यूज किया गया और मान लेते हैं 2 साल बाद उस पर जो वापस पैसा मिला वो लगभग 1 लाख रुपए मिल गया। या तो हम लोग अगर 2 साल की बात करें तो हर मंथ इस पे एट द रेट ऑफ 5% मान लेते हैं मुझे क्या मिल रहा है? पेमेंट मिल रही है। ओके, तो ये जो पेमेंट है उसको मैं बोल देता हूं यहां पे इंटरेस्ट। क्या बोल देता हूं? इंटरेस्ट। मतलब हर महीने कितना मिल रहा है भैया? 5,000 मिल रहा है। 1 साल में कितना मिलेगा भैया? तो ये हो गया 60,000। भैया 2 साल की बात है तो ये 5,000 इंटू 12 और कर देता हूं मैं, ठीक है। तो कितना हो गया? 60,000 प्लस 60,000 ये हो गया 1,20,000। तो अब ध्यान से समझे हम लोग कि 2 सालों के अंदर ये जो 1 लाख है वो 2,20,000 बन गया। कैसे बन गया 2,20,000? ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया और ये आपको हर महीने का इंटरेस्ट मिला के बन गया कितना? 2,20,000
20,000। तो ये हो गया भैया आपका इंटरेस्ट पेमेंट। इसी तरीके से अगर किसी कंपनी में आप पैसा लगाते हैं और कंपनी क्या करती है, मार्केट में आपके पैसे को रोटेट करती है, तो उस पे आने वाला जो प्रॉफिट होता है, अब प्रॉफिट तो नहीं बोलूंगा, क्यों? क्योंकि जब कंपनी में पैसा लगाया तो आप वहां पे रियल शेयर होल्डर नहीं है, ठीक है, मगर आपने पैसा लगाया है थोड़ा बहुत, ठीक है, तो आपको कंपनी का जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से पैसा मिलेगा, जिसको हम लोग कहते हैं यहां पे डिविडेंड। तो आउट ऑफ प्रॉफिट इट इज नोन एज डिविडेंड। जनरली डिविडेंड इज गिवन टू द शेयर होल्डर्स, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोगों को समझ में आ गया कि फाइनेंशियल एसेट्स क्या होती है, या तो उस पर हम लोगों को कुछ सालों बाद प्रिंसिपल अमाउंट पूरा का पूरा मिल जाए, या तो इंटरेस्ट मिल जाए, या तो क्या मिल जाए भैया, डिविडेंड मिल जाए। मतलब प्रिंसिपल पूरा मिल जाए, इंटरेस्ट पूरा मिल जाए, या तो सर जी क्या मिल जाए, डिविडेंड पूरा मिल जाए। तो फाइनेंशियल एसेट्स कुछ ऐसी एसेट्स है जिसमें डिप करेंगे तो हमें क्या मिलेगा सर जी, पैसा मिलेगा। ओके, मतलब ऐसा समझे हम लोग इसको कि गंगा नहा लिए हम लोग, ठीक है, तो पुण्य मिल गया। उसी तरीके से फाइनेंशियल एसेट्स में आपने जो पैसा लगाया उससे क्या मिलने वाला है, आपको इन रिटर्न कुछ ना कुछ मिलने वाला है। ओके, नंबर 2 हम लोग बात करते हैं। अब फाइनेंशियल एसेट्स के बाद बात करेंगे हम लोग फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज का मतलब क्या हुआ, जहां पे कुछ चीजें सिक्योर है, मतलब डूबने की जो आशंका है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। कैसे, जैसे पानी में हम लोग कूदे, ठीक है, बट हम लोगों ने क्या करा भैया, लाइफ जैकेट पहन लिया, तो अब डूबेंगे तो नहीं इतना पता है, ठीक है, बट डर तो लगेगा ना भाई। तो ऐसे ही ये होती है फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। ओके, कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट, प्राइमरी मतलब डायरेक्ट, और यहां पे हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी मतलब होता है इनडायरेक्ट, ठीक है। तो आप अगर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज की बात करें तो इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, फर्स्ट वन इज द प्राइमरी एंड सेकंड वन इज द सेकेंडरी। प्राइमरी को हम लोग यहां डायरेक्ट भी बोल सकते हैं और सेकेंडरी को क्या बोल सकते हैं सर जी, इनडायरेक्ट भी बोल सकते हैं। ओके, द प्राइमरी सिक्योरिटीज आर इशूड बाय अल्टीमेट इन्वेस्टर्स, ठीक है, डायरेक्टली टू द अल्टीमेट सेवर्स। मतलब यहां पे बोल रहा है कि अल्टीमेट इन्वेस्टर और अल्टीमेट सेवर्स एज ऑर्डिनरी शेयर्स एंड डिबेंचर्स। इसमें किसकी बात हो रही है भैया, शेयर्स एंड डिबेंचर्स की। अब ये शेयर पहली बार वर्ड आया भाई, तो ध्यान से समझते हैं शेयर का मतलब क्या होता है। चलिए अब ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल हम कुछ खाने गए भाई, बर्गर खाने गए, तो बर्गर में मैंने बोला भैया हम लोगों ने भी पैसा दिया है। मान लेते हैं हम लोग 3 दोस्त हैं, तो हम लोगों ने क्या करा भैया, इस बर्गर को कुछ इस तरीके से अपोर्शन करवा लिया, अलग अलग करवा लिया। तो अब ये कितना हो गया भैया, ये भी 1/3, ये भी 1/3 और ये भी 1/3, 3 पार्ट हो गए बराबर बराबर। ओके, ऐसे ही कंपनी को जब पैसे की आवश्यकता होती है तो पहली बार वो क्या करती है भैया, लोगों से पैसा मांगती है, जिसको हम लोग जनरली बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है ना। ओके, अब ये क्या करती है, कंपनी का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको कहा जाता है शेयर्स, ठीक है ना। तो अब यहां पे यही बात कर रहा है कि यहां पे ऑर्डिनरी शेयर्स और किसकी बात करेंगे हम लोग, यहां पे डिबेंचर्स की बात करेंगे। वाइल द सेकेंडरी मतलब प्राइमरी, ये समझ में आ गया कि प्राइमरी में सर 2 चीजें आएंगी, या तो आएंगे सर जी शेयर्स, या तो क्या आएंगे, डिबेंचर्स। ठीक बात है। चलिए, तो यहां पे ये समझ में आ गया सर जी कि फाइनेंशियल सिक्योरिटीज इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, फर्स्ट वन इज द प्राइमरी एंड सेकंड वन इज द सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होगा, हमेशा डायरेक्ट होगा, सेकेंडरी में क्या होगा सर जी, इनडायरेक्ट होगा। अब ये जो प्राइमरी है उसमें 2 पार्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं, पैसा उठा सकते हैं। कैसे, एक तो शेयर्स और दूसरा डिबेंचर। अब हम लोग आते हैं सर जी सेकेंडरी मार्केट पे, ठीक है, या सेकेंडरी सिक्योरिटीज पे। समझिएगा ध्यान से यहां पे, व्हाइल द सेकेंडरी सिक्योरिटीज आर इशूड बाय द फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। अब ये तो डायरेक्ट इनने इशू कर दिया, बट अब यहां पे क्या है, थोड़ा सा रिस्क है, इसलिए किसी को बीच में रख के हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मार्केट में इशू करेंगे। तो ये यहां पे बात करते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज की, ठीक है। टू अल्टीमेट सेवर एज बैंक डिपॉजिट, यूनिट्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड सो ऑन। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे भैया, हमारे यहां पे सेकेंडरी सिक्योरिटीज मार्केट के पार्ट कहलाएंगे यहां पे। ओके, तो अब यहां पे क्या हो गया भैया, तो हम लोग यहां पे लिख लेते हैं सर जी इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। तो इसमें भी आपका पैसा सिक्योर है, आपको कुछ ना कुछ वापस यहां पे मिलेगा। तो यहां पे हम लोग को ये समझ में आ गया सर जी कि फाइनेंशियल सिक्योरिटीज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, प्राइमरी एंड द सेकेंडरी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, क्या काम करती है फाइनेंशियल मार्केट यहां पे। द इंपॉर्टेंट फंक्शंस वर मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजर्स, ठीक है। अब मोबिलाइजिंग का मतलब होता है, ये मान लेते हैं रुपया रखा हुआ है भाई, कितना रुपया रखा हुआ है सर जी, ये देखिए ये बढ़ते ही चला जा रहा है। मान लेते इतना सारा रुपया है किसी के पास। अब वो क्या करेगा, इसको यहां पे तो नहीं रखेगा, इसको क्या करेगा, मार्केट में
क्या करेगा भैया, घुमाने की कोशिश करेगा, ताकि इस पे एट द रेट ऑफ 10%, एट द रेट ऑफ 5%, एट द रेट ऑफ 2%, इस तरीके से उसको क्या मिलता रहे, यहां पे प्रॉफिट मिलता रहे। ओके, तो ये बोलता है कि मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग, उसके पास जो पैसा रखा था उसको क्या कर दिया गया, मोबिलाइज कर दिया गया, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया। और दूसरा बोलता है चैनलाइजिंग। अब मान लेते हैं इसको इनने 10 पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड कर दिया, तो ये क्या कर दिया, उसको चैनलाइजिंग कर दिया, ठीक है ना, ABCDEFGH इस तरीके से इनने बांट दिया। तो हर जगह से हो सकता है प्रॉफिट हो, मगर मान लेते हैं 9 कंपनियों से प्रॉफिट हो और एक कंपनी से लॉस हो गया, फिर क्या करोगे, तो ये जो 9 कंपनियां इतना प्रॉफिट दे देंगी कि वो एक कंपनी का जो लॉस है वो आपको दिखेगा ही नहीं। तो पहला फंक्शन क्या है फाइनेंशियल मार्केट का, कि आपका जो पैसा है मार्केट में रोटेट करना, जिससे आपके पास ज्यादा से ज्यादा क्या आ सके, प्रॉफिट या इनकम आ सके। ओके, और फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ सेविंग फ्रॉम सेवर्स टू द इन्वेस्टर्स। तो ये जो हमारे जेब में भी पैसा रखा था और हम लोग यहां पे क्या है भाई, सेवर्स है, और सेवर से किसके पास चला गया, इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर क्या करेगा, इसको चैनलाइज करेगा, जैसे मैंने कहा आपसे कि अलग अलग पार्ट में करेगा, फॉर एग्जांपल ABCDEF अप टू सो ऑन, है ना। ऐसी बहुत सारी कंपनियों में पैसा लगाएगा जहां रिस्क तो होगा, मगर रिस्क वो कोशिश करेगा कि मिनिमम हो जाए। क्यों, उसको पैसा भी तो वापस लौटाना है यहां पे। चलिए आगे बात करते हैं, फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी। अब यहां पे हमारे को हमारी ही चीजों की वैल्यू समझ में आती है कि भैया ये कितने प्राइस का हो सकता है। ओके, द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब ये फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई को मैं सम टोटल फॉर्म में बोलता हूं सर जी, मार्केट। ओके, जहां पे बायर्स भी होंगे और जहां पे क्या होंगे, सेलर्स भी होंगे। ओके, हेल्प टू एस्टेब्लिश अ प्राइस फॉर द कमोडिटी और सर्विसेज इन द मार्केट। तो एक मार्केट में क्या करेंगे, ये क्लियर करेंगे कि किसी कमोडिटी का प्राइस क्या होना चाहिए या किसी सर्विसेज के लिए कितना पेड ऑफ यहां पे होना चाहिए। ओके, इंटरेक्शन बिटवीन देम हेल्प टू एस्टैब्लिश अ प्राइस फॉर द फाइनेंशियल एसेट्स व्हिच इज बीइंग ट्रेडेड इन दैट पर्टिकुलर मार्केट। अब यहां पे बात कर रहा है किसी भी फाइनेंशियल एसेट्स को जब ट्रेड किया जाएगा तो उसमें कितनी किसी चीज की वैल्यू बढ़ी या कितनी चीज की किसी वैल्यू को कम किया गया है, वो कारण हम लोग यहां पे समझेंगे। जैसे ध्यान से समझिएगा, फॉर एग्जाम्पल चाइना जो येलो मेटल है, येलो मेटल मतलब हमारे यहां जो गोल्ड है, गोल्ड तो यहां पे भी है और इंडिया में भी गोल्ड है भाई है, बट मान लेते हैं कि इंडिया में इसको पूंजी माना जाता है, संपत्ति माना जाता है, और यहां पे इसको क्या माना गया है सर जी, सिर्फ मेटल माना गया है। ठीक है, अब ये उठा के मार्केट में बहुत तेजी से इसको बेच देता है, ठीक है ना, मतलब मार्केट में इस गोल्ड की क्या बढ़ चुकी है सर जी, सप्लाई बढ़ चुकी है। ऑटोमेटिकली जैसे ही किसी चीज की सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस क्या हो जाता है, यहां पे उसका कम हो जाता है। ओके, और डिमांड क्या हो जाती है भैया, डिमांड भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है ना, मतलब किसी चीज की एक्सेस सप्लाई क्या करती है, उसकी पर्टिकुलर कमोडिटी की वैल्यू भी गिरा देती है और डिमांड भी गिरा देती है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग किसी कमोडिटी का प्राइस डिसाइड यहां पे करते हैं, इसको बोलते हैं फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी। होप सो आपको दो फंक्शन जो है बिल्कुल दिमाग में बैठ गए होंगे। आगे हम लोग बात करते हैं यहां पे प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, अब लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, वो सारी चीजें जो फास्ट कन्वर्टेबल इनटू कैश होती है या जो चीजें इजीली अवेलेबल होती है मार्केट में, उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे लिक्विडिटी। ओके, बट यहां क्या बोल रहा है, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट, वो सारी एसेट जो जल्दी से आपको पैसा दे सके उस सबको हम लोग बोलते हैं यहां पे क्या भैया, तो बोलते हैं लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट्स। ओके, होल्डर्स ऑफ एसेट्स कैन रेडिली सेल देयर फाइनेंशियल एसेट्स दो द मैकेनिज्म ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। अगर मान लेते हैं किसी चीज को बेचने में आपको मान लेते हैं कि लगभग 10 लाख रुपए का फायदा हो रहा है, तो उस चीज को आपको बेच देना चाहिए और इस चीज का ये जो 10 लाख का आपको प्रॉफिट हुआ इस पे, इस चीज को वापस क्या कर देना चाहिए, वापस यहां पे मार्केट में इसको री इन्वेस्ट कर देना चाहिए, है ना, ये समझदारी है। ठीक है ना, तो यहां पे बहुत ज्यादा जो है अटैचमेंट नहीं रखना है हम लोगों को किसी भी मशीन से। ओके, आगे हम लोग समझते हैं रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। अब ये जो फाइनेंशियल मार्केट, तो ये हम लोग बात करने वाले हैं रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये फाइनेंशियल मार्केट का ही पार्ट है। इसमें ये बोल रहा है कि सामने वाला जब भी आप कोई काम करते हैं तो उस काम के बदले में आपसे क्या लेता है, पैसा लेता है। अब ये जो पैसा है वो बार बार लेते जाएगा और मान लेते हैं ये पैसा आपको जब वापस चाहिए उतना नहीं मिला, फिर क्या करोगे, तो यहां पे ये समझदारी दिखाते हैं कि भैया आप लोग ये पैसा क्या करें, ज्यादा ना लगाए इस कंपनी में। XYZ मान लेते कोई भी कंपनी है और उसमें क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली लॉस हो रहा है, तो
आपको यहां पे क्या करा जाएगा भाई, इन्फॉर्म किया जाएगा कि आप लोग ऐसा काम ना करें जिससे आपको क्या हो जाए, नुकसान हो जाए। ओके, मार्केट की हम लोग बात करते हैं। प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, मतलब आपको क्या करेगा, पहले ही अलर्ट कर देगा कि इन सब चीजों में आप पैसा ना लगाए। अबाउट सिक्योरिटीज बीइंग ट्रेडेड इन द मार्केट, आपको मार्केट में कौन सी सिक्योरिटीज को लेना है, किसको नहीं लेना है, ये सब इंफॉर्मेशन कौन देता है भैया, आपको फाइनेंशियल मार्केट देता है। कौन देता है भैया, यहां पे फाइनेंशियल मार्केट देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग यहां पे बात करते हैं कॉल मनी की। कॉल मनी मतलब मांगा हुआ पैसा। मैं आपको कॉल कर रहा हूं, मतलब मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं। ऐसे ही कंपनी कॉल कर रही है, मतलब कंपनी आपसे कुछ चाहती है। क्या चाहती है भाई, तो कंपनी बोलती है कि हम लोग सर जी मार्केट में शेयर्स इश्यू कर रहे हैं, और मान लेते हैं शेयर की जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू मान लेते हैं भाई साहब कितनी है, 100 रुपए, ठीक है ना। अब इस 100 रुपए को कंपनी ने क्या करा भाई, कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करेगी भैया, वो आपसे पैसा मांगेगी ऑन एप्लीकेशन। ये जो ऑन एप्लीकेशन है ये मांगा गया, मान लेते हैं आपसे 30 रुपीज पर शेयर। फिर बोलेगा ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट मान लेते हैं, फिर 30 रुपीज मान लिया गया, ठीक है। फिर बोलता है ऑन फर्स्ट कॉल, अब ये फर्स्ट कॉल पे मान लेते हैं 20 रुपए मांगता है, ठीक है। ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल ये मांग लेता है 20 रुपए। देखिए तो ये वाला जो पैसा मांगा गया है अलग अलग स्लॉट्स में, यही पैसा कहीं ना कहीं क्या है भाई, आपका यहाँ पे कॉल मनी है, जो कि आपको क्या देना है, एक एक करके यहाँ पे पे ऑफ करना है। चलिए समझते हैं। कॉल मनी मार्केट इज दैट पार्ट ऑफ द नेशनल मार्केट वेयर डे टू डे सरप्लस फंड्स मोस्टली ऑफ द बैंक्स आर ट्रेडेड इन, मतलब एक ऐसा मार्केट जहां पे डे टू डे जो भी आप पैसा लगा रहे हैं उसके बदले में आपको क्या हो, कुछ ना कुछ फायदा हो। तो ये कंपनी में चलता है, और ये कहां चलता है भैया, ये सब काम मार्केट में चलता है। ओके, द लोन मेड इन दिस मार्केट इज ऑफ शॉर्ट टर्म नेचर, मान लेते हैं विद इन 19 डेज, या तो ये 90 दिन के अलावा इसको मैं बोल देता हूं 1 ईयर। तो 90 दिन या 1 साल के अंदर जो भी आपको पैसा मिलने वाला है वो सब क्या आ जाएगा भैया, यहां पे शॉर्ट टर्म नेचर का हो जाएगा। देयर मैच्योरिटी वेरिंग बिटवीन 1 डे टू अ फोर्टनाइट, ठीक है, मतलब एक दिन में भी पैसा कन्वर्ट हो सकता है, या हो सकता है 2 दिन या 48 घंटे लग जाए भैया पैसे कन्वर्ट होने में। ओके, नंबर 2 हम लोग बात करते हैं एज दीज लोन्स आर रीपेबल ऑन डिमांड, मतलब आपने जो लोन दिया है वो रीपे भी हो सकता है ऑन डिमांड, एंड एट the option of either the lender or the borrower, they are highly liquid, their liquidity exceeded only by cash। और ये बोल रहा है कि यहां पे जितनी भी लिक्विडिटी है वो सब डिपेंड करती है यहां पे किस पे भैया, कैश पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, यहां पे कैश पे डिपेंड करती है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे इसी के साथ। आगे बात करते हैं हम लोग यहां पे ट्रेजरी बिल की। क्या होता है ट्रेजरी बिल, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे टीबी भी लिख सकते हैं। ओके, ये ट्रेजरी बिल क्या होता है, इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ फाइनेंस बिल और अ प्रॉमिसरी नोट। भैया दो नाम से जानते हैं, और इसको हम लोग या तो ये हो जाएगा आपका फाइनेंस बिल, या तो इसको हम लोग बोलते हैं यहां पे प्रॉमिसरी नोट। अब प्रॉमिस कर दिया तो ये पैसा तो आपको चुकाना ही पड़ेगा ना भैया। तो सरकार ने अगर आपसे प्रॉमिस करा भैया कि हम लोग आपको 100 रुपए के बदले में कुछ गोल्ड दे देंगे, कुछ सिल्वर दे देंगे, जो कि हमारी किस पे लिखा हुआ है, करेंसी पे, ठीक है ना, मैं धारक को इतना पैसा देने का वचन देता हूं, तो ये क्या हो गया भैया, आपको सिक्योरिटी मिल गई कि अगर ये हमारे पास नोट है और मान लेते हैं ये सरकार ये नोट को खत्म कर देती है तो इसके बदले में भी गारंटी सरकार ले रही है। उसी तरीके से ये जो टीबी है इसको हम लोग फाइनेंशियल बिल या तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रॉमिसरी नोट बोल सकते हैं, इशूड बाय द सरकार, मतलब गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। Treasury bill are highly liquid as they carry the guarantee of the government, and because the central bank of the country is always willing to purchase और डिस्काउंट देम। और इस पे मॉड्यूल करने का, इसमें थोड़ा बहुत चेंज करने का जो काम है वो किसका है भैया, तो हमारी सेंट्रल बैंक जिसका नाम क्या है भाई, आरबीआई। ओके, चलिए इसको हम लोग समझते हैं। ट्रेजरी बिल्स इन इंडिया आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, अलग अलग टाइप के हमारे यहाँ ट्रेजरी बिल्स होते हैं, ठीक है ना। अब ये बोलता है 91 डेज का ट्रेजरी बिल होगा, 182 डेज का ट्रेजरी बिल और 364 डेज का ट्रेजरी बिल होगा। ओके, इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट Treasury bills have traditionally carried the lowest rate of interest as compared to other instrument, मगर इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है वो बहुत ही कम मिलने वाला, मगर परमानेंट आपको रेट मिलेगा, और मतलब कुछ ना कुछ इसके बदले में ज्यादा ही मिलेगा। आपका पैसा डूबेगा तो नहीं, बाकी जगह ये रिस्क है कि आपका पैसा डूब भी तो सकता है। ओके, अब यहाँ क्या बोलता है भाई, यहाँ पे ट्रेजरी बिल हैव एन इंपैक्ट ऑन द मॉनेटरी पॉलिसी, जो आरबीआई पॉलिसी बनाती है उसको मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, तो इसका कहीं ना कहीं असर किस पे
पे पड़ता है? हमारी मॉनेटरी पॉलिसी पे पड़ता है, बिकॉज ऑफ देयर यूनिक नेचर। क्यों? क्योंकि इसका कैसा नेचर है भैया? यूनिक नेचर है। क्योंकि यहाँ पे डेज डिसाइडेड, देखिए 91 डेज, ये देखिए 182 डेज, या देखिए 364 डेज, तो इसके डेज क्या है? बहुत अच्छे से डिसाइडेड है। ओके, मिनिमम वन ट्रेजरी बिल ₹25,000 और इट्स मल्टीपल्स, मतलब कि ट्रेजरी बिल जो होंगे वो लगभग 25,000 के होंगे, या तो उसके मल्टीपल्स, मतलब मल्टीपल्स में इंटू 2 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब? 50,000। इंटू 3 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा भैया? 75,000। इंटू 4 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 1 लाख। ठीक है ना? तो ये हमेशा 25,000 के यूनिट्स के फॉर्म में रहता है। ये बात हम लोग को एग्जाम तक के याद रखनी है। ओके, और इसके डेज याद रखने, 91 डेज, उसके बाद 182 डेज, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 364 डेज। अब ध्यान से समझिएगा, 91 प्लस 91 में अगर करूंगा तो कितना हो जाएगा? 182, है ना? और 182 प्लस 182 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा भैया? 364। तो अब आपको सिर्फ अगर मान लेते हैं कि कितना याद है आपको, सिर्फ अगर 91 याद है तो बाकी सब चीजें अपने आप याद आ जाएंगी। डबल 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 करते जाओ, वो सब चीजें याद आ जाएंगे। और आपको एक बात याद रखना है कि 25,000 के मल्टीपल्स मतलब 25,000 के मल्टीपल्स में ही आपको हमेशा मिलेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे टीबी के बाद सीबी की, कमर्शियल बिल्स की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। बिल ऑफ एक्सचेंज इज यूज्ड टू फाइनेंसिंग अ ट्रांजैक्शन इन गुड्स दैट टेक्स सम टाइम टू मटेरियलाइज, मतलब ऐसा कोई भी पैसा जो मटेरियलाइज होने में कुछ समय ले, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कमर्शियल बिल। क्या बोलेंगे भाई? कमर्शियल बिल। चलिए आगे समझते हैं। इट शोज द लायबिलिटी टू मेक द पेमेंट ऑन अ फिक्स्ड डेट, बट ये क्या बताता है कि एक फिक्स डेट पे आपको इसकी लायबिलिटी क्या करनी है भाई साहब? पे करनी है। जैसे हम लोग ईएमआई पढ़ते हैं, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, मतलब लोन को रीपे करने का सिस्टम, वैसे ही ये बोल रहा है कि यहां पे ये जो लायबिलिटी है टू मेक द पेमेंट ऑन अ फिक्स्ड डेट। ठीक है, अब ये आपको पेमेंट एक डेट पे क्या है भाई? करनी जरूरी है। व्हेन द गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, जब भी आप उधार पे सामान खरीदे तो एक डेट तय कर ले भाई। हो सकता है कि 5th ऑफ एवरी मंथ आपने डिसाइड कर ली, या तो बोल दिया सर जी कि अभी मैं क्या करूंगा, आपको एक काम करता हूं, 5 लाख का कोई आइटम लिया आपने, कुछ परचेज किया, उसमें से 3 लाख रुपीस आपने एडवांस कर दिए भाई, बहुत अच्छी बात है। अब बचा कितना? 2 लाख रुपए। आपने कहा सर मैंने ये जो चीज खरीदी 1 अप्रैल को खरीदी 2022 को, और मैं मान लेते हैं कि आपका 3 जनवरी 2023 को ये 2 लाख रुपए दे दूंगा। ठीक है ना? तो ये लायबिलिटी है आपकी कि आपने जो भी सामान खरीदा है ऑन क्रेडिट, उसको उतने समय बाद क्या करें? यहां पे रीपे करें। ओके, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ट्रीटेड एज अ सेल्फ लिक्विडेटिंग पेपर। अब ये सेल्फ लिक्विडेटिंग पेपर क्यों है? क्योंकि बिल जो है वो बनेगा आपका कितने का? 5 लाख रुपए का। उसमें से लिखा रहेगा 3 लाख रुपीज एडवांस एंड 2 लाख रुपीज बैलेंस। ठीक है, तो अब जैसे ही आप 2 लाख रुपीज देंगे तो वो ओरिजिनल बिल उठा के आपको यहां पे दे देंगे। ठीक है, जिससे आपकी ओनरशिप राइट आ जाएगी किसी भी गुड्स पे। ओके, इट कैरीज अ लो डिग्री ऑफ रिस्क ऑफ लॉस एंड इज एन एसेट व्हिच इज शिफ्टेबल। अब यहां पे लॉस क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि आपने 60% लगभग पेमेंट उसको कर दी है। भैया कितनी बची? 40% बची है, तो वो सामने वाला भी सोचेगा चलो फेवर में मेरे काम हुआ। ठीक है ना? तो 2 टर्म याद रखना है, पहला तो सेल्फ लिक्विडेटिंग पेपर कहते हैं इसको, और दूसरा क्या हो जाएगी? ओनरशिप हो जाएगी शिफ्टेबल, मतलब ओनरशिप शिफ्ट हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। कमर्शियल बिल्स कैन बी क्लासिफाइड ब्रॉडली इनटू 2 टाइप्स। पहला हो गया डिमांड बिल और दूसरा हो गया यूसेंस बिल। ठीक है, यूसेंस बिल को हम लोग यहां पे बिल ऑफ एक्सचेंज भी कह सकते हैं इजी लैंग्वेज में। ठीक है ना? तो ये एग्जाम में याद रखिएगा मेरे दोस्तों। चलिए, अ डिमांड बिल इज पेबल ऑन प्रेजेंटेशन एंड यूसेंस बिल इज पेबल एट अ स्पेसिफिक लेटर डेट। मतलब आज अगर आपने सामान खरीदा, आज ही पेमेंट कर दिया, तो ये सब कुछ कहलाएगा आपका डिमांड बिल। क्या कहलाएगा भाई साहब? यहां पे डिमांड बिल। बट जैसे ही हम लोग यूसेंस बिल पे जाते हैं तो ये बोलता है कि एक पर्टिकुलर डेट पे हम लोग इसकी क्या करेंगे भैया? पेमेंट करेंगे। मतलब देखा जाए तो ये सामान जो है आपका क्रेडिट पे लिया गया है ना भाई। ओके, ट्रेडिशनल ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक हुंडी आर क्लासिफाइड एज कमर्शियल बिल। तो पहला जो सिस्टम होता था हुंडी वाला, इसको हम लोग क्या मान सकते हैं यहां पे? कमर्शियल बिल। तो हमारे कमर्शियल बिल जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया भैया। कैसे? कमर्शियल बिल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। पहला हो गया आपका डिमांड और दूसरा कौन सा हो गया भैया? यूसेंस। और यूसेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं यहां पे हम लोग कमर्शियल बिल को क्या बोल रहे हैं भाई? हुंडई। ठीक है ना? क्या बोलते हैं? हुंडी। ठीक है, हुंडई गाड़ी से नाम से याद रखना। चलिए यहां पे क्या हो गया भैया? 2 पार्ट में इसको मैंने डिवाइड कर दिया। पहला तो हो गया डिमांड और दूसरा कौन सा हो गया भैया? यूसेंस बिल। इजी लैंग्वेज में यूसेंस बिल को क्या बोलते हैं?
बिल ऑफ एक्सचेंज, चलिए, जो कि लेटर डेट पे होने वाली है, बाद में होने वाला है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे यहां कमर्शियल पेपर की। तो हम लोग अभी बात कर चुके हैं ट्रेजरी बिल की, कमर्शियल बिल की, और अब हम लोग बात कर रहे हैं यहां पे कमर्शियल पेपर की, ठीक है ना। चलिए, क्या होता है ये, तो ये बोलता है शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट, मतलब इसको मैं मानूं तो लगभग या तो 90 दिनों के अंदर या लेस देन 1 ईयर के अंदर पेमेंट हो गई तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई साहब, कमर्शियल पेपर, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट है ये, विथ फिक्स्ड मैच्योरिटी इशूड मोस्टली बाय नेशनली रेप्यूटेड क्रेडिट वर्दी एंड हाईली रेटेड कॉर्पोरेशन। बड़ी बड़ी कंपनियां जब ऐसा काम करती है कि भैया आज तो हम लोग ट्रेड कर रहे हैं मगर इन फ्यूचर आपको इसकी पेमेंट कर देंगे हम लोग समय आने पे, तो ये सब किसके थ्रू होता है, तो यहां पे ये कमर्शियल पेपर के थ्रू होता है। चलिए समझते हैं आगे। मैं कमर्शियल पेपर मार्केट इज कंपैरेटिवली स्मॉल इन इंडिया, बट हमारे यहाँ ये जो सिस्टम है ये बहुत कम चलता है। तो याद रखना है कि इंडिया में कमर्शियल पेपर जो है बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। एंड द इशू ऑफ कमर्शियल पेपर इज रेगुलेटेड बाय द आरबीआई गाइडलाइंस, और जितना भी इसमें चेंज होना है वो किसके थ्रू होगा भैया, पप्पा के थ्रू। पप्पा को हम लोगों ने क्या मान लिया था भैया, आरबीआई। क्यों, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही मैक्सिमम जगह जो भी चीजें होती है उसको क्या करता है भैया, कंट्रोल करने का काम करता है विद द हेल्प ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो कमर्शियल पेपर यूज करने का काम कैसे करना है ये सब बताएगा आरबीआई। कौन बताएगा भैया, आरबीआई, मगर ये इंडिया में बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। चलिए, तो हमें कुछ टॉपिक्स क्लियर होगा भैया, ट्रेजरी बिल, ठीक है, कमर्शियल बिल और कमर्शियल पेपर। चलिए, इसी के साथ बहुत अच्छी शुरुआत चल रही है, हमारी एग्जाम की तैयारी बहुत प्यारी चल रही है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सीओडी की। क्या बोलते हैं इसको, सीओडी बोले तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। आपने कहीं कुछ जमा करके रखा है, उसके बदले में आपको क्या मिल चुका है, एक सर्टिफिकेट मिल चुका है कि भैया आपने ये जमा करके रखा है और आपको जब जरूरत पड़ेगी आप इसको यहाँ पे निकाल भी सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे हम लोग, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। समझिएगा इसको, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इजी लैंग्वेज में बोलते हैं हम लोग सीडी। क्यों, क्योंकि पहले वाले को भी हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ही पढ़ते आ रहे हैं। क्या पढ़ते आ रहे हैं भैया, तो टीबी, सीबी और सीपी, और अब क्या आ गया भाई साहब, सीडी। ओके, रिप्रेजेंट बैंक डिपॉजिट अकाउंट विच आर ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी, मतलब एक बंदे से दूसरे बंदे तक के विद द हेल्प ऑफ क्या, बैंक। अगर एक जगह से दूसरी जगह चीजों का ट्रांसफर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ओके, समझते आगे। दे आर मार्केटेबल और नेगोशिएबल शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट। बेटा ये याद रखना है एग्जाम में कि जो लॉन्ग टर्म है उसको लॉन्ग टर्म से याद करना और जो शॉर्ट टर्म है उसको शॉर्ट टर्म से याद करना। 90 दिन या 1 साल से कम जो है जनरली किस में आ जाता है, शॉर्ट टर्म में आता है। 1 साल से ऊपर चले गए तो लॉन्ग टर्म में आता है। ओके, सीडीज आर वर्चुअली रिस्कलेस इन टर्म्स ऑफ डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट। इसके कारण क्या होता है, जनरली डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट तो नहीं होता, मतलब सामने वाला जब सीओडी इश्यू करता है तो वो सोचता है कि कोई हमारे साथ कुछ धोखा ना कर दे। तो ये यहां पे जो डिफॉल्ट सिस्टम है पेमेंट का ये बहुत ही कम होता है, ठीक है ना। डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। अब जाहिर सी बात है यहां जब भी हम लोग वर्ड यूज करेंगे कमर्शियल तो इसका मतलब ये होता है कि यहां पे नो फ्री लंच लगा हुआ है, मतलब प्रिंसिपल तो काम करेगा ही करेगा और साथ में इसके क्या करेगा, हमेशा इंटरेस्ट काम करेगा। ओके, सीडी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1989, ठीक है। आप लोगों को ये याद रखना है कि जो 1989 था इसमें क्या यूज किया गया था भैया, सीओडी, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। चलिए, तो हम लोग अब सीडी पे भी आ गए, अब हम लोगों ने सीडी भी देख ली। ओके, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस है, किस तरीके से क्या काम करती है, ठीक है। एज पर द आरबीआई रूल्स इशूड इन 1990, अब ये स्टार्ट कब हुआ था भाई साहब, तो 1989 में। अब आरबीआई बीच में आ गया, आरबीआई ने क्या बोला, द मिनिमम डिनोमिनेशन ऑफ सीडीज वो 10 लाख, और ये जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है वो कितने का होना चाहिए, तो लगभग कितने का, 10 लाख का। एंड द मैक्सिमम साइज ऑफ इश्यू ऑफ सीडी टू अ सिंगल डिपॉजिटर वाज 50 लाख। कितना आप सीडी कर सकते हो, 50 लाख किसी एक बंदे के लिए। ओके, मगर ये बोल रहा है कि मिनिमम कितना होना चाहिए भाई साहब, 10 लाख रुपए होना चाहिए। तो ये एग्जाम में याद रखिएगा। ओके, इट इज एस्टिमेटेड दैट कमर्शियल बैंक इन इंडिया हैव अ पोटेंशियल ऑफ इशूइंग सीडीज। तो हमारे पास जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं आरबीआई के, जिनका नाम क्या रख दिया हम लोगों ने भैया, कमर्शियल बैंक, तो वो क्या कर सकते हैं भैया, इशू कर सकते हैं। ओके, इन इंडिया हैव अ पोटेंशियल ऑफ इशूइंग सीडीज वर्थ रुपीज 7,500 करोड़। कितने का इशू कर सकते हैं भैया, 7,500 करोड़ का। बट दिस पोटेंशियल हैज बीन अंडर यूटिलाइज्ड एज इंडिया लैक्स एन एक्टिव सेकेंडरी मार्केट फॉर ट्रेडिंग इन द सीडीज। बट हमारे यहाँ इंडिया जो है बहुत ज्यादा एक्टिव मार्केट नहीं है, इसीलिए हमारे यहाँ सीडीज जो है वो बहुत ज्यादा क्या नहीं होते हैं,
इशू नहीं होता है। ठीक है, तो हमें इसमें क्या क्या याद रखना है, तो 3 अमाउंट याद रखना है। एक तो मिनिमम वैल्यू 10 लाख रुपीस, ठीक है, किसी एक सिंगल डिपॉजिटर के लिए कितना होगा, ये 50 लाख। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है भाई, ये तो हो गया यहां पे आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से, तो कमर्शियल बैंक जो है वो कितना इशू कर सकते हैं भाई, तो लगभग 7,500 करोड़। कितना, लगभग 7,500 करोड़। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई हमारी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की। अब हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की और गिल्ड सिक्योरिटीज की। क्या होती है ये समझे हम लोग। द सप्लाई ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी स्टेम्स फ्रॉम द इश्यू ऑफ गवर्नमेंट मार्केटेबल डेट। ठीक है ना, मार्केटेबल डेब्ट का मतलब होता है भैया, डेब्ट का मतलब ये होता है कोई चीज जो क्या होती है, डूबने वाली होती है, या तो हम लोग बोल सकते हैं जो चीज हमें क्या करनी है, रीपे करनी है या पे करनी है। ये सब कुछ में किस में आता है भाई, तो ये सारा का सारा सिस्टम आता है डेब्ट में। किस में आता है, डेब्ट में। चलिए समझते हैं। दीज सिक्योरिटीज कैन बी इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये सिक्योरिटीज कौन इशू करेगा यहाँ पे सर जी, तो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको और क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे बोल सकते हैं यूनियन गवर्नमेंट। दूसरा स्टेट गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंटल एजेंसीज एंड अथॉरिटीज लाइक सिटी कॉर्पोरेशन, लोकल म्युनिसिपैलिटीज एक्सेट्रा एंड अदर गवर्नमेंट एजेंसीज सच एज द आईडीबीआई। आईडीबीआई स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये गिल्ड सिक्योरिटी इशू करने का काम कौन कर सकते हैं भाई, तो ये कुछ यहां पे बैठे हुए हैं जिसको हम लोग फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का भी सिस्टम बोलते हैं। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, यहां पे सेमी गवर्नमेंट की बात करें, सिटी कॉर्पोरेशन, लोकल म्युनिसिपैलिटीज, आईडीबीआई, ये सब क्या कर सकते हैं भैया, गिल्ट इशू कर सकते हैं। इसको गिल्ट सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के भी नाम से जाना जाता है। और इसके बारे में हम लोग समझते हैं, द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर यूनिक। ये यूनिक है इन द सेंस दैट इट इज हेल्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। इसका मतलब हो गया यहां पे आरबीआई इसको क्या करती है, कंट्रोल करती है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट बॉडी। सरकार का ही एक इंस्टीट्यूशन आरबीआई है, मगर गवर्नमेंट डायरेक्टली डील नहीं करती। इसमें कौन आ जाता है बीच में, आरबीआई, क्योंकि ट्रस्टवर्दी जो है हमारा ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ओके, एज सच द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मॉनेटरी पॉलिसी। सरकार का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है मॉनेटरी पॉलिसी में, बट यहां पे पूरा सिस्टम बनाता कौन है, आरबीआई बनाता है। गवर्नमेंट में तो पीछे खड़ी हुई है काय में, बैक सपोर्ट में। ओके, रिजेम of the central bank, ठीक है, स्पेशली इन द केस ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन। किस केस की बात हो रही है भैया, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है ना, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है भैया, इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करें। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है जब भी सरकार को पैसे की जरूरत पड़ती है, वो किसको बोलती है भैया, आरबीआई को। आरबीआई किसको बोलेगी, कमर्शियल बैंक। ओके, तो गवर्नमेंट जब भी अपनी सिक्योरिटीज को इशू करती है तो वो रखती है कंधे पे बंदूक किसके, आरबीआई के, और आरबीआई कंधे पे बंदूक रखती है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक किस पे रखता है बंदूक, कस्टमर पे। ठीक है ना, तो कस्टमर क्या करता है, अपना उठा के कैश जो है वो देता है सेंट्रल बैंक को, सेंट्रल बैंक से आरबीआई, और आरबीआई के पास से पैसा कहां जाएगा एट द एंड, तो वो जाएगा भैया गवर्नमेंट के पास। किसके पास चला जाएगा, गवर्नमेंट के पास। तो यहां पे ओपन मार्केट ऑपरेशन आपको सिस्टम समझ में आएगा। 4 मेन बॉडी हो गई इसमें, कौन कौन, गवर्नमेंट, आरबीआई, कमर्शियल बैंक, और एट द एंड कौन आ गया भैया, कस्टमर। ओके, एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर की हम लोग बात कर। अभी एसएलआर क्या होता है सर जी, तो जो भी अदर देन कैश बैंक अपने पास डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए पैसे की जगह कुछ भी रखे, जेम्स रखे, ज्वेलरीज रखे, जो भी रख रहा है, सिक्योरिटीज रखे, ये सब किस में आता है सर जी, तो ये आता है एसएलआर में, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ओके, और ये एलआरआर का पार्ट होता है किसका भैया, आरबीआई का। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स का। तो अपन शेयर समझ ही चुके हुए हैं कि भैया कंपनी का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको क्या कहते हैं भाई साहब, यहां पे शेयर्स कहते हैं। क्या कहते हैं यहां पे, शेयर्स कहते हैं। ओके, ऑर्डिनरी शेयर्स आर ओनरशिप सिक्योरिटीज। क्या है, अपने आप में एक ओनरशिप सिक्योरिटीज है। मतलब किसी कंपनी में आपने क्या लिए है, शेयर्स लिए है, तो आपको क्या मिल गई साहब, यहां पे ओनरशिप मिल गई। ठीक है ना, अब इसमें अलग अलग शेयर्स के भी टाइप होते हैं भैया। एक तो होता है इक्विटी, दूसरे होते हैं प्रेफरेंशियल, फिर आगे चल के हम लोग बात करेंगे डिवेंचर्स की। ठीक है ना, चलिए। ओके, विच हैव सर्टेन एडवांटेज इन फेवर ऑफ द इशूइंग कंपनी। अब ये किस पे डिपेंड करता है, तो कंपनी जो इशू कर रही है शेयर्स को, वो किस तरीके के शेयर इशू कर रही है, क्या वो इक्विटी शेयर यूज कर रही है या वो प्रेफरेंशियल शेयर यूज कर रही है, उस हिसाब से आपकी ओनरशिप वहां पे बनती है। ओके, एंड द इन्वेस्टर्स डिपेंडिंग, अब इन्वेस्टर पे भी डिपेंड करता है कि वो इक्विटी में पैसा लगाना चाहता है कि प्रेफरेंशियल में। अब ध्यान सुनिएगा, अगर इक्विटी शेयर होल्डर की बात करें तो भैया प्रॉफिट में भी 100% और लॉस में भी 100%, बट अगर
प्रेफरेंशियल शेयर की बात करें तो भाई साहब यहां पे सिर्फ और सिर्फ ये प्रॉफिट की बात करेगा, कभी भी क्या बात नहीं करेगा भैया, यहां पे लॉस की ये बात नहीं करने वाला। ओके, ऑन देयर एटीट्यूड ऑफ रिस्क टेकिंग, जैसा जैसा उसका एटीट्यूड होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो वो पॉजिटिवली ये पैसा लगाएगा और उसको आउटकम्स भी अच्छे मिलेंगे। नेगेटिव अप्रोच होगी तो उसको आउटकम भी बहुत अच्छा यहां पे नहीं मिलने वाला। ओके, आगे बात करते हैं हम लोग। ऑर्डिनरी शेयर्स अलाउ द जनरल पब्लिक टू इन्वेस्ट, ठीक है ना। क्या करेगी तो कंपनी निकालेगी भैया आईपीओ, सबके लिए होगा, आईपीओ निकाला इनने और इसने बोला कि ठीक है भैया आओ इन्वेस्ट करो, तो इन्वेस्ट इन द कंपनी ऑफ हिज चॉइस, उसको जो कंपनी अच्छी लगती है उस कंपनी में क्या कर सकता है, यहां पे इन्वेस्ट कर सकता है बाय बाइंग देयर स्टॉक्स, और वो क्या करेगा उस कंपनी में अपने स्टॉक्स खरीद लेगा। एंड पार्टिसिपेट इन द अर्निंग्स एंड वेल्थ ऑफ द कंपनी विदाउट लिमिट, वो चाहे तो भैया इक्विटी में अगर पैसा लगाया तो भरपूर पैसा कमा सकता है। कोई कंपनी शुरू होती है और मान लेते हैं उसको 120 करोड़ का फायदा होता है और मान लेते हैं आपने उसमें लगभग 20 करोड़ रुपए लगाए तो 20 करोड़ मान लेते हैं आपके होगा यहां पे 120 करोड़, लो बैठे बैठे का बहुत बड़ा क्या हो गया यहां पे दोस्त, फायदा हो गया है ना। चलिए, तो इस तरीके की जो कंपनियां होती है ये बोलती है कि रिस्क लो और दुनिया जीत लो, तो यहां पे भी क्या करा आपने, रिस्क लिया और बड़ा पैसा यहां पे कमा लिया। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। ऑन द अदर हैंड ऑर्डिनरी शेयर्स अलाउज कंपनी टू रेज कैपिटल क्विकली बाय इशूइंग नई न्यू स्टॉक्स, ठीक है। तो नई नई स्टॉक्स आप जब इशू करेंगे मार्केट में, लोग और इंटरेस्ट लेंगे और पैसा लगाएंगे, जिससे आपकी कंपनी तो बढ़ेगी बढ़ेगी मगर उन शेयर होल्डर्स का भी, डिवेंचर होल्डर का, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स का भी क्या होगा यहां पे फायदा होगा। एंड हेल्प अवॉइड इंटरेस्ट पेमेंट बर्डन्स एज डिविडेंड पेमेंट आर नॉट मैंडेटरी, ठीक है। तो इसमें क्या बोलता है भैया, यहां पे ये चीजें डिपेंड किस पे करती है भैया, पेमेंट बर्डन पे करती है। एज डिविडेंड पेमेंट आर नॉट मैंडेटरी, ठीक है। तो आप डिविडेंड वहां पे नहीं करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आप तो क्या हो भैया, रियल ओनर ऑफ द बिजनेस हो, रियल ओनर ऑफ द कंपनी हो, तो भैया आपको तो प्रॉफिट मिलेगा ना, प्रॉफिट में से क्यों कुछ पार्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो आप डिविडेंड के हकदार नहीं रहेंगे, आप सीधा सीधा प्रॉफिट के हकदार बन जाएंगे। बट लॉस को भी पैरेलली हमें लेके चलना पड़ेगा। ओके, चलिए। ऑर्डिनरी शेयर्स इन इंडिया जनरली हैव अ फेस वैल्यू ऑफ ₹10, ठीक है। अब ये फेस वैल्यू ऑफ ₹10 का मतलब ध्यान से समझिएगा, फिर से मैं एक बार समझा देता हूं। यहां पे मान लेते हैं किसी कंपनी ने 20,000 शेयर्स इशू करे, ध्यान से समझिएगा, इस कंपनी ने 20,000 शेयर्स इशू करे और लोगों ने यहां पे अप्लाई करना शुरू करा, तो अब ये जो ₹10 है इसके फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग मैं बांट देता हूं भाई, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पे 10 रुपए के हिसाब से ऑन एप्लीकेशन किसी बंदे ने बोला कि ये 10 फेस वैल्यू है जो इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऑन एप्लीकेशन भाई साहब ने ले लिया 4 रुपए पर शेयर, ठीक है। फिर बोलता है ऑन अलॉटमेंट में भी भैया ने कितने ले लिए, 4 रुपए पर शेयर, ठीक है। चलिए, और बोलता है ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये बोलता है 2 रुपए पर शेयर, ठीक है। हो गया फेस वैल्यू, ठीक है ना। मतलब कि इस तरीके से ये फेस वैल्यू को मैंने अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब यहां पे ऑन एप्लीकेशन अगर किसी ने 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा तो 20,000 इंटू 4, तो कंपनी के पास कितने पैसे पहुंच गए भैया, 80,000। इसी तरीके से ऑन अलॉटमेंट की हम लोग बात करें तो ये 20,000 इंटू कितना हो गया 4, इसमें आ गया 80,000। अब यहां पे कंपनी पे डिपेंड करता है भैया, कंपनी चाहे तो इसको रिजेक्ट भी कर सकती है भाई, ऐसा जरूरी नहीं है, और रिजेक्ट करने के बाद इसके पैसे को पूरा लौटा भी सकती है, रीपे भी कर सकती है, ठीक है ना। या चाहे तो आधा रिजेक्ट कर दे आधा अपना ले, तो ये सारी की सारी कंपनी की पॉलिसी रहती है। और ये शेयर होल्डर पे भी डिपेंड करता है कि शेयर होल्डर का नेचर कैसा है। पता चला है कि ब्लैक मनी उसने लगा दिया, कंपनी बोला नहीं भैया ये तो खराब इंसान है, इसके जो शेयर्स इसने अप्लाई करे इसको क्या कर दिया जाए, रिजेक्ट कर दिया जाए। ओके, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग प्रेफरेंशियल शेयर्स की बात करेंगे हम लोग। अब अभी तक के हम लोगों ने इक्विटी शेयर या डायरेक्टली हम लोग जो ओनर बनने वाले होते हैं पैसा लगा के उसकी बात करी, अब हम लोग प्रेफरेंशियल शेयर्स की बात करते हैं। चलिए ध्यान से समझिएगा, प्रेफरेंशियल शेयर क्या कहता है। प्रेफरेंशियल शेयर इज एन इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट सिमिलर टू द ऑर्डिनरी शेयर, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इक्विटी शेयर, बट कैरीज अ फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न। मतलब भैया आपको यहां मिलेगा डिविडेंड, कुछ भी हो जाए आपको क्या दिख रहा है यहां पे दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट। आप जो है यहां पे क्या नहीं देखना चाहते हैं सर जी, तो लॉस नहीं देखना चाहते, तो कौन से शेयर्स खरीदिए,
प्रेफरेंशियल शेयर खरीदिए, ठीक है ना, आपको फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड मिल जाएगा। ओके, चलिए, द होल्डर ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू इनकम आफ्टर द क्लेम ऑफ द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है ना। तो अब जैसे ही क्रेडिटर का पूरा पेमेंट हो जाएगा उसके बाद किसको पैसा दे दोगे आप? सारा का सारा प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को मिल जाएगा यहां पे। ओके, हैज बीन मेट बट बिफोर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स रिसीव एनी इनकम। अब ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को भी तो पैसा देना है भाई, चलिए, मगर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर जो है वो आखिरी में पैसा लेता है, क्यों? क्योंकि दे आर द रियल ओनर ऑफ द बिजनेस। ओके, बिकॉज ऑफ दिस क्लॉज ऑफ मैंडेटरी डिविडेंड वेरियस टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर आर फाउंड इन द मार्केट। क्यों? क्योंकि आपको फिक्स्ड रेट से आपको डिविडेंड मिलना ही मिलना, मतलब अश्योर्ड गिफ्ट है, मतलब इतने का सामान खरीदो तो अश्योर्ड गिफ्ट जैसा मिलता है, वैसे ही कंपनी में अगर प्रेफरेंशियल शेयर खरीदा तो अश्योर्ड आपको इतना % डिविडेंड, इतना % पैसा मिलना ही मिलना। ये सब किस में आता है सर जी? तो ये सब आता है प्रेफरेंशियल शेयर में। एज द नेम सजेस्ट, नाम जैसा है काम भी वैसा ही है, ठीक है ना। तो जैसा नाम वैसा काम, मतलब आपने पैसा लगा, पैसा आपको 100% श्योर है कि मिलेगा ही मिलेगा। ओके, डन। यहां तक के सारी चीजें मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी आपको। ओके, अब हम लोग बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की। अब ये फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? मतलब कि अगर हमारी जो ये ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, डेमोक्रेटिक बाउंड्री है, इसके बाहर आप जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक छोटी सी कंट्री है, आइलैंड कंट्री, जिसका नाम है भैया श्रीलंका। अब श्रीलंका से भी मैं चाहूं तो क्या कर सकता हूं? फॉरेन एक्सचेंज कर सकता हूं। ये समझ में आई बात? ओके, तो हमारी कंट्री के बाहर निकल के जब भी हम लोग क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं, क्या? उनकी करेंसी और अपनी करेंसी के बीच में, मतलब हमारी डोमेस्टिक करेंसी हो गई और उनकी कौन सी हो गई भैया? फॉरेन करेंसी हो गई। तो इस बीच जो एक्सचेंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। बट ये कैसे हो रहा है? एज अ मार्केट हो रहा है, मतलब यहां पे चीजों की बाइंग भी होगी सर जी, और यहां पे चीजों की सेलिंग भी होगी, मतलब इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द बाइंग एंड सेलिंग। ओके, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज द मार्केट इन विच नेशनल मॉनेटरी यूनिट, नेशनल मॉनेटरी यूनिट्स का मतलब हमारे यहां तो नेशनल मॉनेटरी यूनिट का मतलब क्या होता है सर जी? आईएनआर। आईएनआर क्या भैया? तो आईएनआर का मतलब इंडियन नेशनल रुपी, ठीक है। किसके साथ कर रहे हो भैया? चलिए हम बोलते हैं यूएसडी के साथ कर रहे हैं, मतलब यूएस डॉलर के साथ कर रहे हैं। ओके, और क्लेम्स आर एक्सचेंज फॉर फॉरेन मॉनेटरी यूनिट, ठीक है। अब हम लोग मान लेते हैं कि 1 यूएसडी इज इक्वल्स टू, मान लेते हैं 81 रुपीज 30 पैसा है फॉर एग्जांपल, मतलब 81 रुपीज 30 पैसा इन द फॉर्म्स ऑफ क्या देना है? आईएनआर आपको देना है। मतलब किसी चीज को खरीदने के लिए आपको अगर $2 की है तो क्या कर दो भैया? मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो। $3 की है तो मल्टीप्लाइड बाय 3, $4 की है तो मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दो भैया? यहाँ पे 4 कर दो। जैसा जैसा पैसा लगाते जाओगे वैसा वैसा सामान आपके पास यहां पे आता चला जाएगा। बट इन सब चीजों को करने के लिए भाई ऐसा भी तो हो सकता है कोई गलत तरीका अपना ले, तो इनके लिए कोई ना कोई हमें क्या बतानी पड़ेगी भाई? एक वॉचडॉग कंपनी बनानी पड़ेगी, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ेगा जो क्या करे? इन पे नजर रखने का काम करे। ओके, आर एक्सचेंज फॉर द फॉरेन मार्केट, ठीक है, फॉरेन मॉनेटरी यूनिट्स अकॉर्डिंग टू फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जिसको हम लोग बोलते थे बेटा फेरा। क्या बोलते थे? फेरा। कब लॉन्च हुआ? 1973 में। फॉरेन एक्सचेंज मींस फॉरेन करेंसी एंड इट्स इंक्लूड, फॉरेन करेंसी होती है इसमें, और इसमें क्या क्या हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, हम लोग सारी की सारी बात अभी यहां पे करेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 के हिसाब से क्या फॉरेन करेंसी होगी और इसके अंदर क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस यहां पे आने वाले। तो ये जो फेरा है, फेरा 1973 एक्ट हम लोग को याद रखना है भाई, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, इसके हम लोग बात करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस की यहां पे बात की जाती है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलिए समझते हैं इसको। ऑल डिपॉजिट्स, ठीक है, सभी तरीके के डिपॉजिट्स, क्रेडिट्स, बैलेंस पेबल इंक्लूडिंग ड्राफ्ट, ट्रैवलर्स चेक्स, लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज इन एनी फॉरेन एक्सचेंज। मतलब फॉरेन करेंसी में ये जो फॉरेन एक्सचेंज करने वाले हैं हम लोग फॉरेन करेंसी का, उसमें ये सारी चीजें किस में आएगी भैया? फेरा में। फेरा क्या करेगा? ये सब चीजों को देखने का काम करेगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, मेट्रो स्टेशन में जाते हैं या कहीं पे भी पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं तो आजकल स्कैनर लगा हुआ, उसी तरीके से ये फेरा भी क्या है? फॉरेन करेंसी में जितनी चीजें इंक्लूड करी गई है उन सब के
लिए क्या करता है, स्कैनिंग करने का यहाँ पे काम करता है। ओके, एंड इंस्ट्रूमेंट पेबल ईदर इन पार्ट्स, या तो अलग अलग तरीके से आए, मतलब 10 रुपए है उसमें 4 पार्ट कर दो, 5 पार्ट कर दो, इस तरीके से कर दो पेमेंट, और इन पार्ट और इन फुल इन फॉरेन करेंसी, या तो इकट्ठा करोगे तो भी फेरा काम करेगा, पार्ट में पेमेंट करोगे तब भी क्या करेगा, फेरा यहां पे काम करेगा। चलिए, तो हमें समझ में आ गया क्या क्या चीजें इसमें मेनली आती है। आगे हम लोग देखते हैं और क्या आएगा। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आर क्लियर्ड एट अ कन्वर्जन प्राइस सच दैट द एक्सचेंज रेट, जैसे ध्यान से समझिएगा, मैं यहां लिखता हूं $1, ठीक है, इज इक्वल टू 70 INR, ठीक है, या मैं यहां पे लिख देता हूं इंडियन नेशनल रुपी का सिंबल, ठीक है। मतलब किसी भी चीज को खरीदने के लिए अगर $1 का है तो 70 रुपए देना है, $2 का तो 140, $3 का तो 210 रुपए, और $4 का तो 280 रुपए, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, यहां पे ये एक्सचेंज रेट पे डिपेंड करता है। ओके, although द एक्सचेंज रेट इज अपेरेंटली डिटरमाइंड बाय द सप्लाई एंड डिमांड, यहां पे भी सप्लाई एंड डिमांड दिखे बच्चों, उसको मान लेना कि यहां बात चल रही है सर जी मार्केट की, फॉर फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है ना। अब ये मार्केट फोर्सेस के हिसाब से काम करेगा, किसमें भैया, फॉरेन एक्सचेंज में। द कॉम्प्लेक्स फोर्सेस ऑफ एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या होता है भैया, हमारे देश से दूसरे देश में सामान भेजना जो कि उनके देशों में नहीं प्रोड्यूस होता है वो, और वो सारी चीजें हमारे यहां वापस लाना, जो चीजें हमारे यहां नहीं बनती उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे इंपोर्ट। तो ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के कारण ही कहीं ना कहीं फेरा को और ज्यादा अटेंटिव होना पड़ता है। फेरा बोले तो 1973 का एक्ट है भैया, क्या है, 1973 का एक्ट, ये याद रखिएगा। ओके, आगे बात करते हैं भैया, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किस चीज का होना है यहां पे, तो बोलता है सर जी गुड्स, भाई कोई भी सामान बाहर से मंगाओ या कोई सामान इंडिया में बना के बाहर बेचो, कैपिटल हो सकता है या सर्विसेज हो सकती है, लाई बिहाइंड द होल प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन, और आपको एक्सचेंज रेट पता होना चाहिए भैया कितना है। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, मान लेते हैं $1 जो है वो लगभग 70 रुपए है, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि ये मार्केट के हिसाब से चेंज होता है, $1 जो है 75 रुपीज हो जाता है, मतलब कि हमें हर एक गुड्स पे अब 5 रुपए ज्यादा देना है। बट इसी को मैं चेंज कर लेता हूं, $1 अगर मान लेते हैं 65 रुपीज हो जाता है, तो मुझे 5 रुपए यहां पे कम देना पड़ेगा, मतलब यहां मेरा फायदा, तो मतलब मेरी करेंसी क्या हो गई भैया, यहां पे अप्रिशिएट हो गई, ठीक है, और यहां पे क्या हो गई भाई, डेप्रिशिएट हो गई, ठीक है। चलिए, तो यहां पे ज्यादा देना पड़ रहा है, यहां पे क्या देना पड़ रहा है, कम, जब कम देना पड़े तो अप्रिशिएट और ज्यादा देना पड़े तो डेप्रिशिएट। तो ये फॉरेन एक्सचेंज में ये चीजों को हम लोग को याद रखना है। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग, यहां पे इसके हिसाब से 2 डेफिनेशन निकल के आती है, पहला तो डिवैल्यूएशन और दूसरा जो हो गया वो क्या हो गया, डेप्रिसिएशन। अब ध्यान समझिए, किसी भी चीज को कंट्रोल करने के लिए 2 मेन बॉडी होती है, या तो यहां पे सरकार डिसीजन ले ले इसके लिए, या तो कौन ले ले डिसीजन यहां पे, सर जी मार्केट। तो इसके हिसाब से ही करेंसी का डिवैल्यूएशन या करेंसी का क्या होता है सर जी, यहां पे डेप्रिसिएशन होता है। चलिए एक एक को समझते हैं। डिवैल्यूएशन मतलब किसी चीज की वैल्यू कम हो जाना, और यहां डिवैल्यूएशन किसकी बात चल रही है सर, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी की बात चल रही है। डिवैल्यूएशन मींस अ डेलिबरेट रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी विद रिस्पेक्ट टू द फॉरेन करेंसी। देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर मान लेते हैं $1, अगर मान लेते हैं कितना हो गया भैया, मान लेते हैं कि ये 70 रुपीज था और $1 डिवैल्यूएशन के बाद 80 रुपीज हो जाता है, तो ये जो 10 रुपए आपको ज्यादा देने पड़ रहे हैं सर जी, यही डिवैल्यूएशन है। क्या है भैया, डिवैल्यूएशन है। अब डेप्रिसिएशन मींस रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ आइटम ड्यू टू ऑब्सोलेंस, ठीक है ना। अगर मार्केट फोर्सेस के कारण किसी भी तरीके से क्या हो रहा है भैया, करेंसी की वैल्यू में कमी आ रही है, चीजों की वैल्यू बढ़ रही है, तो ये सब किस में आता है भैया, तो ये सारी चीजें ट्रीट की जाती है यहां पे डेप्रिसिएशन में। तो यहां पे हम लोग को 2 डेफिनेशन और 2 कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन। ओके, अब हम लोग कैपिटल मार्केट की बात करेंगे। कैपिटल मार्केट को डिवाइड करेंगे भैया, सबसे पहला जो मार्केट हो गया प्राइमरी मार्केट, और दूसरा कौन सा हो गया यहां पे, सेकेंडरी मार्केट। चलिए एक एक को हम लोग समझते हुए चलते हैं। यहां पे
प्राइमरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज न्यू इश्यू मार्केट, इट डील्स विथ न्यू सिक्योरिटीज बीइंग इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम। ऐसा कोई भी मार्केट जहां पे पहली बार सिक्योरिटीज को क्या किया जाए भैया, इशू किया जाए, उन सबको किसमें कंसीडर करेंगे हम लोग यहां पे, प्राइमरी मार्केट में। ओके, द मेन इन्वेस्टर, इसमें पैसा लगाने वाले कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, कौन इंडिविजुअल्स है, तो यहां पे पैसा लगाने वाले सर बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, इंश्योरेंस कंपनीज है, म्यूचुअल फंड है एंड इंडिविजुअल्स भी। इसमें अगर हम लोग बात करें इंश्योरेंस कंपनी में तो हमें IRDAI की बात को मानना पड़ेगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करनी पड़ेगी हम लोगों को। चलिए, तो ये हमें प्राइमरी मार्केट की डेफिनेशन समझ में आ गई इन टर्म्स ऑफ कैपिटल मार्केट। चलिए, डिफरेंट मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन आर, किस किस तरीके से ये फ्लोट हो सकता है, चेंज हो सकता है, इसकी बात करें हम लोग। ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, ठीक है, पब्लिक के बीच में हम लोगों ने ऑफर डायरेक्टली बोल दिया कि ये भैया ऐसी कंपनी बन रही है और यहां पे इतना इतना पैसे आप लगाएंगे तो आपको इतना इतना फायदा हो सकता है, ये एक एस्टिमेटेड बात करी गई है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग यहां पे, ऑफर्स थ्रू प्रोस्पेक्टस, ठीक है ना। अब ध्यान समझिएगा, ऐसे ही जब हम लोग स्कूल से पास आउट होके कॉलेज में जाते हैं, ठीक है ना, तो कॉलेज में भी क्या मिलता है सर, हमें प्रोस्पेक्टस मिलता है। प्रोस्पेक्टस में क्या होते हैं, तो एम्स, ठीक है, एंड अचीवमेंट्स, एम्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ द कॉलेज, ठीक है। ये एम्स और अचीवमेंट ऑफ द कॉलेज किस में मिलेंगे आपको, प्रोस्पेक्टस में। ऐसे ही जब भी कंपनी अपने शेयर्स को इशू करेगी, मार्केट में कुछ चीज बेचने जाएगी, तो अपने सारे पॉजिटिव पॉइंट जो है वो आपके सामने यहां पे रखेगी। ओके, एडॉप्टेड पब्लिक कंपनीज टू रेज फंड्स डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक, और ये क्या करती है कि अपने फंड को रेज करने के लिए सीधे पब्लिक के बीच में अपने प्रोस्पेक्टस भेज देती है। दूसरा, ऑफर फॉर सेल, ऐसा कुछ काम करना जिससे लोगों को लगे कि यार हमें तो काफी सस्ता मिल रहा है, कम समय की बात है, हम लोग पैसा लगाएंगे, ज्यादा फायदा हो सकता है ना। तो ये सब क्या कहलाता है यहां पे, ऑफर फॉर सेल थ्रू इंटरमीडियरीज, इश्यूज टुक प्लेस एट एग्रीड प्राइस, ठीक है। तो मिनिमम से मिनिमम पे अगर आप क्या करोगे, चीजों को बेचोगे, तो लोग ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि इंडिया का जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा हैवी मार्केट नहीं है, बहुत ज्यादा रिस्क टेकिंग नहीं है, यहां पे कम रिस्क टेकिंग है। क्यों, क्योंकि हमारे यहां हैवी पॉपुलेशन है भैया। ओके, चलिए हम लोग बात करते हैं यहां पे अब प्राइवेट प्लेसमेंट की, तो इसमें बोलता है अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज थ्रू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है। तो कुछ पर्टिकुलर कंपनी ही अगर पैसा लगाए तो उसको बोलेंगे हम लोग यहां पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, क्या बोलेंगे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। एंड सम सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स, या तो कुछ कंपनी लगाए या तो कुछ और लोग जिनके पास अच्छा खासा पैसा रखा हुआ है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं बिजनेस टाइकून्स, ठीक है ना। तो ये बिजनेस टाइकून्स अगर पैसा लगाए या कुछ इंस्टीट्यूशन जो है रिच क्लास हो वो पैसा लगाए, इन सबको हम लोग किस में लेते हैं भैया, प्राइवेट प्लेसमेंट में लेते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं राइट्स इश्यूज की, ठीक है। इसमें क्या होता है, द प्रिविलेज गिवन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू सब्सक्राइब टू अ न्यू इश्यू ऑफ शेयर, मतलब जिनके पास ऑलरेडी कंपनी के शेयर है उनको और पैसा लगाना है और रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि उनका कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, यहां पे फायदा हो रहा है। तो ऐसे लोगों को क्या कर दिया जाता है, यहां पे राइट्स इशू कर दिया जाता है कि आप आइए, कम से कम दाम पे सामान ले जाइए, ठीक है ना, मतलब शेयर्स ले जाइए। चलिए हम लोग बात करेंगे यहां पे EIPO की। ये इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग सिस्टम है। अब कोई भी कहीं से भी बैठे बैठे क्या कर सकता है भाई, यहां पे कंपनी में पैसा लगा सकता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट टाइम जब कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स इश्यू करती है, तो उसको कहा जाता है IPO। क्या कहा जाता है भाई, IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ओके, नाउअडेज इलेक्ट्रॉनिक वर्जन अप्लाइड फॉर एक्सचेंजिंग सिक्योरिटीज वर्चुअली टू सेव टाइम, कॉस्ट एंड एफर्ट्स, है ना। और हम लोग ये बोल सकते हैं भैया समय बचाने के लिए, पैसा बचाने के लिए और यहां एफर्ट्स बचाने के लिए हमारे यहां क्या ला दिए गए भैया, EIPO ला दिए गए, ठीक है। ये बहुत अच्छा सिस्टम है, लोगों के पास समय है नहीं मगर पैसा भी कमाना चाहता है, ठीक है। और ये भी बोल सकते हैं कि वो मल्टीपल तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं, ये वो सोचते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग बात करेंगे यहां पे स्टॉक एक्सचेंज की, ठीक है। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 1956, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक और हम लोगों ने एक्ट याद करा था, अभी याद होगा भैया आप लोगों को, फेरा, ठीक है। कौन सा, 1973। ऐसे एक्ट जो है वो कंटिन्यूअसली आप मगअप करने के लिए बार बार बोलते जाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। ओके, डिफाइन, क्या डिफाइन करता है भैया एक्ट, डिफाइन स्टॉक एक्सचेंज मींस एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर
इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, इनकॉर्पोरेट है या नहीं है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ एग्जिस्टिंग, रेगुलेटिंग और कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटीज। मतलब वो क्या करना चाहता है, या तो बाइंग या तो सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटीज, मतलब सिक्योरिटीज में बंदा जो है क्या करना चाहता है भैया, डील करना चाहता है। इस सब चीजों को करने के लिए उसको एक जगह पे बैठना पड़ेगा जिसको कहते हैं हम लोग यहां पे स्टॉक का एक्सचेंज, मतलब स्टॉक एक्सचेंज। कौन सा एक्ट याद रखना है भैया, तो छोटा सा एक्ट याद रखना है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कौन सा, 1959-6, ठीक है, मतलब 195 और 6। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्टॉक मार्केट जो है या स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जो है उसका क्या क्या काम है भैया, फंक्शन की बात करेंगे। बोलता है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। वो क्या करेगा, आपको आपने पैसा लगाया तो आपको ज्यादा बना के देने का काम करेगा। वो कोशिश करेगा कि आपका हमेशा इस स्टॉक मार्केट से क्या हो, फायदा हो, बट जरूरी नहीं है कि हमेशा फायदा हो, कभी कभी नुकसान भी ले लेता है। इसीलिए बोलते हैं इट इज अ मार्केट ऑफ रिस्क, ठीक है ना। चलिए आगे समझते हैं सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। बट यहां पे ट्रांजैक्शन जो है बहुत सेफली होता है, बहुत ही ट्रांसपेरेंटली होता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आपका यहां पे बैंक अकाउंट के साथ में एक अकाउंट खुलता है सिक्योरिटीज एक्सचेंज के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग यहां पे डीमैट अकाउंट, डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहां पे प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज की, ठीक है। अब ये जो सिक्योरिटीज होती है उसको तय किया जाता है कि भैया कितने की सिक्योरिटीज है, बहुत महंगी है, बहुत सस्ती है, तो ये सारा काम भी क्या करती है भैया, ये स्टॉक मार्केट ही कहीं ना कहीं डिसाइड करती है। कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अब कहीं ना कहीं लोगों के पास जो पैसा है वो मार्केट में लगा रही है, मार्केट में पैसा आ रहा है, मार्केट में जब चीजों की सप्लाई होगी तो चीजें जनरली क्या होगी भाई, सस्ती होगी, महंगी नहीं होगी। इन्फ्लेशन भी कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारा कंट्रोल होगा। मार्केट में अच्छा खासा पैसा दिख रहा है तो इसके कारण हमारी कंट्री की क्या होगी भैया, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। तो हमें पता चलेगा कि हमारे यहां के लोग जो है बड़े रिस्क टेकर है और वो चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है वो और ज्यादा बढ़े। स्प्रेडिंग ऑफ द इक्विटी कल्ट, ठीक है ना। अब धीरे धीरे क्या है भैया, इक्विटी मतलब कहीं ना कहीं ओनरशिप की भी बात आती है कि भैया अगर मैंने इतना पैसा लगाया है, मान लेते हैं 100 रुपए लगाए हैं, तो हो सकता है कल इसमें 10 जुड़े, हो सकता है परसों 20 जुड़े, हो सकता है आगे चल के 30 रुपए भी जुड़ जाए। मतलब धीरे धीरे करके आपके पास पैसा क्या है, एक्स्ट्रा आने लगेगा, ठीक है। आप बोलते हैं प्रोवाइड स्कोप फॉर द स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब मान लेते हैं आपका ग्राफ यहां था, धीरे धीरे करके बढ़ा, धीरे धीरे करके बढ़ा और ये ग्राफ बढ़ता ही चला जा रहा है, ठीक है ना भाई। ओके, तो कहीं ना कहीं रिस्क लेने से आपके जो पावर है, कहीं की थिंकिंग पावर जो है वो बढ़ती है कि भैया पैसा लगाने के बाद मिलता तो है बट थोड़ा सा क्या करना पड़ता है भाई, इसमें पेशेंस आपको यहां पे रखना पड़ता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर इन स्टॉक मार्केट, ठीक है। जब आप ट्रेडिंग करते हैं और क्या करते हैं भैया, आप पूरा सेटलमेंट करते हैं, इसका क्या प्रोसीजर होना चाहिए, किस तरीके से आप यहां पे ट्रेड करेंगे। ओके, द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक्स एंड सिक्योरिटीज। कुछ कंडीशंस है, कुछ डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है जब क्या करते हैं आप यहां पे ट्रेडिंग करते हैं। ओके, चलिए समझते हैं एक एक को। द इन्वेस्टर हैज टू साइन अ ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आप क्लाइंट है और सामने वाला जो काम कर रहा है, जो ब्रोकर कर रहा है, भाई आपने पैसा लगा दिया, बोला मैंने तो लगाया नहीं था, तो आपको क्या करना पड़ता है भैया, एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। ओके, एंड फर्निश और प्रोवाइड डिटेल ऑफ द पैन नंबर, ठीक है। परमानेंट अकाउंट नंबर जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा भैया, एक्सचेंज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपके अकाउंट से पूरा क्या हो रहा है भैया, ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो इसमें गलत तरीके से पैसा तो आप नहीं लगा सकते। डीओबी देना जरूरी है, मतलब डेट ऑफ बर्थ, आपकी क्वालिफिकेशन देना जरूरी है, आपका प्रोफेशन क्या है, पैसे कहां से आता है, कहां से लाते हैं आप पैसा ये स्टॉक मार्केट में लगाने के लिए, रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, क्या आप किराए पे रहते हैं या आपका खुद का घर है, कितनी प्रॉपर्टी है, ये थोड़ा बहुत जानकारी। ओके, बैंक एंड डिपॉजिटरी डिटेल्स, ठीक है, कितना पैसा आपके खाते में लगभग यहां पे रखा रहता है। ओके, नेम ऑफ द ब्रोकर, क्या नाम है उस बंदे का, क्लाइंट कोड नंबर इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर स्मूथ कंडक्ट ऑफ द ट्रेड, और आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा जिसके थ्रू आपकी आइडेंटिटी होगी। जैसे आधार कार्ड होता है हमारे यहाँ एक यूनिक आईडी बन गई है, उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी आपका क्या हो जाएगा, एक यूनिक नंबर बन जाएगा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। द इन्वेस्टर हैज टू ओपन ए डीमैट अकाउंट। मैंने अभी समझाया आपको कि डीमैटेरियलाइज अकाउंट होता है, वर्चुअल फॉर्म में इसमें पैसा आपको
आपको दिखेगा। ओके, आप बैंकिंग से किस में ट्रांसफर कर सकते हैं, डीमैट अकाउंट में। ओके, विद द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट फॉर होल्डिंग एंड ट्रांसफरिंग सिक्योरिटीज। ठीक है, किस किस के लिए भैया, एक तो होल्डिंग और दूसरा ट्रांसफरिंग सिक्योरिटीज के लिए आपको डीमैट अकाउंट में क्या रखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बैलेंस रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। द इन्वेस्टर देन प्लेसेस एन ऑर्डर विद द ब्रोकर टू बाय और सेल शेयर और टेक ट्रेड एक्टिविटी डायरेक्टली। ठीक है, या तो वो चाहे तो खुद कर ले या तो वो ब्रोकर के थ्रू कर ले, मगर ब्रोकर को कुछ कमीशन यहां पे उसको देना पड़ेगा। ओके, द ब्रोकर देन विल गो ऑनलाइन एंड कनेक्ट एक्सचेंज एंड मैच द शेयर एंड बेस्ट अवेलेबल। अब क्या करेगा, वो बहुत सारी कंपनियां खोलेगा, वो खोलेगा भैया BSE, NSE, वो खोलेगा भैया निफ्टी, वो खोलेगा यहां पे सेंसेक्स। ठीक है ना, अब बाहर चले जाएगा तो वो डाउ जोन्स खोल लेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से बहुत सारे जो है स्टॉक मार्केट अवेलेबल है। वो चाहे तो डोमेस्टिक मार्केट में पैसा लगाए या तो बाहर भी पैसा यहां पे लगा सकता है। आगे बात करते हैं। व्हेन ट्रांजैक्शन टुक्स प्लेस द ब्रोकर विल इशू अ ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप टू द इन्वेस्टर। जैसे ही ट्रेडिंग हो जाती है वो क्या करता है भैया, एक स्लिप भेज देता है। ये देखिए भाई साहब, आज इतना मतलब 1000 रुपए लगा भैया, कितने शेयर खरीदे, 10 शेयर खरीदे, ये हो गया भैया आपका 10,000 का बिल। ठीक है, मान लेते हैं फिर 2000 शेयर खरीदे, कितने रुपए के हिसाब से, 5 रुपए के हिसाब से, ये हो गया 10,000 का बिल। अब ये कितना हो गया, 20,000। 20,000 का @ 1% जो है मेरी फीस बनती है, ब्रोकरेज फीस। चलिए भैया 20,000 का 1% लगभग कितना हो गया सर जी, 2,000 हो गया। तो ये 2,000 रुपए दे दिए उसको, काम खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक है ना, चलिए तो इस तरीके से क्या करते हैं भैया, यहाँ पे ट्रेडर जो है वो अपनी कमाई भी कर लेते हैं। ओके, आफ्टर द ट्रेड हैड बीन एक्सिक्यूटेड विदिन 24 आवर्स द ब्रोकर इशू अ कॉन्ट्रैक्ट नोट। ठीक है, अब क्या करेगा भैया, ब्रोकर एक कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या कर देगा, यूज करेगा। भैया हम दोनों के बीच की जो बात हुई थी, ये लीजिए भैया आपका कॉन्ट्रैक्ट, काम खत्म। यहां पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ द इन्वेस्टर हैड टू डिलीवर द शेयर सोल्ड और पे कैश फॉर द शेयर बॉट। ठीक है, या तो क्या करे, वो चाहे तो और खरीद ले शेयर, या तो उस शेयर को चाहे तो वो बेच भी दे। वो उस पर डिपेंड करता भैया कि वो क्या चाहता है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। सेटलमेंट साइकिल इज ऑन T+2, मतलब ट्रेड +2 डे, मतलब कि रोटेशन के लिए, रोलिंग के लिए। आज आपने ट्रेड किया जिसमें फायदा हुआ, नुकसान हुआ, जो भी हुआ, नुकसान हुआ तो कोई बात ही नहीं है, फायदा हुआ तो आपको 2 दिन के अंदर वो पूरा पैसा मिल जाएगा जो आपका फायदा हुआ। ओके, ऑन अ रोलिंग सेटलमेंट बेसिस राइट फ्रॉम 1/4/2003, मतलब ये रूल कब बन गया भैया, 1 अप्रैल 2003 से बन गए। आगे हम लोग बात करेंगे। ऑन द T+2 डेज द एक्सचेंज विल डिलीवर द शेयर्स, मेक पेमेंट टू द अदर ब्रोकर। अब क्या करेगा भैया, उसका ट्रेडिंग वेडिंग हो गया, अब उसको भी पेमेंट मिल जाएगी, और अगर उसको किसी को पेमेंट करनी है तो वो यहां से पेमेंट भी कर सकता है। ओके, फाइनली द ब्रोकर कैन मेक डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज इन डीमैट फॉर्म डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर्स डीमैट अकाउंट। अब ये जो पैसा आया है पहले ब्रोकर के पास आ गया, ब्रोकर ने इसको ट्रांसफर कर दिया किसके भैया, इन्वेस्टर्स के खाते में, और अपना जो पैसा बच रहा था उसका जो ब्रोकर अमाउंट का फीस था या ब्रोकिंग फीस थी वो पूरी की पूरी भाई ने काट ली। ठीक है ना, चलिए तो इस तरीके से हमारी जो है सिस्टम जो है पूरी की पूरी शेयर या स्टॉक मार्केट की काम करती है। बात करेंगे हम लोग डिपॉजिटरी की। ये डिपॉजिटरी क्या होता है, अ डिपॉजिटरी इज लाइक अ बैंक एंड कीप सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। मैंने कहा था ना कि यहां पे चीजें जो है वो वर्चुअल फॉर्म में रहेगी, तो डिपॉजिटरी में जितनी भी सिक्योरिटीज है वो किस फॉर्म में होगी, यहां पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गए। ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर्स, किसके बिहाफ में भैया, इन्वेस्टर के नाम पे, मगर वो किसी इन्वेस्टर के काम की नहीं, क्यों, क्योंकि उसको तो यूज करना आता नहीं है, तो जो ब्रोकर रख रखा है उसने वो क्या करेगा, यहां पे चीजों का इस्तेमाल करेगा। ओके, इट इज अ टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज सिस्टम, इट हैज नो पेपर वर्क रिलेटिंग टू द सिक्योरिटीज डीलिंग। सबसे अच्छी बात है कि यहां पे किसी भी तरीके का पेपर इस्तेमाल आपको नहीं करना पड़ेगा, मतलब पेपरलेस ट्रेडिंग बोल सकता हूं मैं इसको भैया। ठीक है ना, चलिए तो पैसा भी कमा रहे हो और हमारा जो पेपर है वो भी खर्चा नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन इंडिया देयर आर 2 डिपॉजिटरीज, 2 तरीके से हमारे यहाँ डिपॉजिटरी होती है। पहला होता है NSDL और दूसरा होता है CSDL। ओके, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, और दूसरा होता है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ओके, चलिए बोथ दिस इंस्टीट्यूशन ऑपरेट थ्रू इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज का मतलब यहां पे कौन है सर, तो यहां पे है बेटा ब्रोकर्स। ओके, हु आर इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड टू द डिपॉजिटरी एंड सर्व एज अ कॉन्टैक्ट पॉइंट विद द इन्वेस्टर आर कॉल्ड एज द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो ये क्या करते हैं, उनके जो भी शेयर्स होते हैं वो एक जगह रखते हैं और इन्वेस्टर्स को बताते हैं कि भैया आपका पैसा NSDL फॉर्म में रखा है या CDSL फॉर्म में यहां पे रखा हुआ है। तो एग्जाम में इसके एब्रिविएशन को याद रखिए। तो अब हम लोग बात करेंगे यहां पे हिस्ट्री ऑफ
स्टॉक मार्केट इन इंडिया। हर चीज का इतिहास होता है। जैसे आज डिजिटल सिस्टम पे डिजिटल इंडिया पूरा काम कर रहा है, बट आज हम लोग बात करें अगर 1947 की या 1950 की या 1951 की या 1955 की, क्या उस समय भी ऐसे ही काम होता होगा? ऐसा काम तो नहीं होता होगा भाई। तो इसी तरीके से स्टॉक मार्केट जब शुरू हुआ होगा तब यहां पे डिजिटल सिस्टम तो था नहीं, तो किस तरीके से यहां पे इतना अपग्रेडेशन हुआ कि आज इंडिया की बात करें या किसी छोटे डिस्ट्रिक्ट की बात करें, हर जगह स्टॉक मार्केट काम कर रहा है। लोग पैसा लगाने को तैयार है, रिस्क लेने को तैयार है। क्यों? क्योंकि अर्निंग्स भी ऐसी होती है इसमें, ठीक है ना। या तो रोडपति या तो करोड़पति रातों रात, ये वाली कहानी है किसकी भैया? स्टॉक मार्केट की। तो चलिए आइए हम लोग समझते हैं हिस्ट्री ऑफ स्टॉक मार्केट इन इंडिया की। द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया वाज सेट अप इन 1875। अब ये 1875 सोचिए कितनी पुरानी बात है। हम लोग बात करें अगर 1857 की, 1857 के बाद बात करें हम लोग भैया यहां पे 1864 की, ठीक है ना। तो ये सारे ईयर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना। चलिए, तो अब ये 1857 में क्या हुआ था? तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, सिपाही मुटिनी भी कहते हैं। तो जब उसके बाद ये चालू हुआ तो सोच लीजिए उस टाइम में कितना रिस्की होगा। सारा का सारा काम जो है वो ब्रिटेन ऑपरेट करता था या ब्रिटिशर्स ऑपरेट करते थे। ओके, एज द नेटिव शेयर एंड द स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन इन बॉम्बे। कहां स्टार्ट होता है ये सारा काम भाई? बॉम्बे में। क्या नाम से स्टार्ट होता है? द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन। टुडे इट इज नोन एज BSE, स्टैंड्स फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मतलब सोचिए कितने साल पुरानी यहां पे हिस्ट्री है। तो ईयर याद रखिएगा 1875। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिस इज फॉलोड बाय द अदर प्लेसेस इन अहमदाबाद इन 1894, कैलकाटा 1908, मद्रास 1937. A lot of crises were faced by the Indian stock exchange in early 1980s. 1980s के सामने बहुत बार क्या हुआ भैया? यहाँ पे क्राइसिस आए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर से हम लोग आजाद हो गए। हम लोगों ने सिस्टम तो बहुत सारे यूज करे, बट कहीं ना कहीं लाइसेंस राज के कारण कहीं ना कहीं बहुत सारे ड्रॉबैक्स हम लोग को यहाँ पे देखने पड़े होंगे। ओके, which were resolved by the reform in 1991. अब ये 1991 में क्या हुआ भैया? तो जुलाई 1991 में हमारे यहाँ एक पॉलिसी इस्तेमाल होती है, यूज होती है, जिसको बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ विद द हेल्प ऑफ IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, चलिए समझते हैं। रीजनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE जिसको कहते हैं, OTCEI ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये सारे के सारे हमारे स्टॉक एक्सचेंज जो है आज हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। तो ये कुछ हम लोगों ने बात करी बेटा हिस्ट्री ऑफ स्टॉक एक्सचेंज की। चलिए अब हम लोग आते हैं, फोकस करेंगे एक एक स्टॉक एक्सचेंज पे। सबसे पहले हम लोग NSE पे आते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1992, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई और हमारे यहाँ NSE ने काम करना उसके बाद शुरू किया। वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टॉक एक्सचेंज इन अप्रैल 1993। कब से काम कर रही है? अप्रैल 1993 से। बन कब गई? 1992 में। चलिए, इट स्टार्टेड ऑपरेशन इन 1994 विथ ट्रेडिंग ऑन होलसेल डेप्ट मार्केट सेगमेंट। तो ये किस में डील कर रही थी भैया? होलसेल में। बाकी लोग किस में कर रहे होंगे भैया? बाकी लोगों का नहीं पता, मगर NSE किस में कर रही होगी? होलसेल में कर रही होगी। ओके, चलिए, द NSE वाज सेट अप बाय लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज एंड अदर फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। जो भी फाइनेंशियल इंटरमीडिएट थे उन सब का सपोर्ट कौन कर रही थी? यहाँ पे NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। काम कब से शुरू किया? 92, मतलब बनी कब? 92 में। काम करना शुरू किया 93 में, और पूरी तरीके से काम कब शुरू होता है? यहाँ पे 1994 में। आगे बात करेंगे। इट इज मैनेज बाय प्रोफेशनल्स हु डू नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्रेड ऑन द एक्सचेंज। मतलब इसमें जो भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं ब्रोकर होंगे, ना कहीं कोई इंटरमीडिएट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली जो इन्वेस्टर है वो इसको नहीं रेगुलेट करना जानता होगा, तभी इसको चलाने वाले लोगों का जो ग्रुप है वो कहाँ रजिस्टर्ड होगा भैया? NSE में। कहाँ पे? NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, अब हम लोग इसके एम की बात करें, ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। एस्टैब्लिश अ नेशन वाइड ट्रेडिंग फैसिलिटी ऑफ ऑल टाइप ऑफ सिक्योरिटी। जितने भी प्रकार की सिक्योरिटीज होती है उन हर टाइप की सिक्योरिटीज में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर रहा है। प्रोवाइडिंग अ फेयर, एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट सिक्योरिटीज मार्केट यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम।
क्या बोलता है ये? इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम। ओके, मतलब कि अब आपको कहीं पे भी बैठे बैठे ट्रेडिंग करने के लिए कोई भी परेशानी फेस करने की आवश्यकता नहीं है। मीटिंग इंटरनेशनल बेंचमार्क्स एंड स्टैंडर्ड, ठीक है। अब ये क्या बोलता है, इनने एक अच्छा बेंचमार्क और स्टैंडर्ड बना के रखा हुआ है। ओके, एनेबलिंग शॉर्टर सेटलमेंट साइकिल एंड बुक एंट्री सेटलमेंट, ठीक है। अब ये क्या करता है भैया, शॉर्ट ड्यूरेशन में भी आपको अच्छा खासा पैसा देके जाता है। जरूरी नहीं है कि लॉन्ग ड्यूरेशन में आप बहुत ज्यादा पैसा लगाए, आप शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब कुछ दिनों के लिए भी यहां पे पैसा लगा सकते हैं। ये फैसिलिटी बहुत अच्छी है, किसकी भाई? एनएसई की। ओके, अब हम लोग बात करते हैं भैया बीएसई की, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। जैसा हमने समझा कि 1875 में इसको एस्टैब्लिश कर दिया गया था और आज इसका जो नाम है वो क्या है? BSE। ओके, एंड वाज एशियाज फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज। एशिया का ये फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज था जो कि कहां एस्टैब्लिश हुआ था दोस्तों? वो एस्टैब्लिश हुआ था बॉम्बे में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट हैज अ ग्लोबल रीच, क्या है भैया उसकी? ग्लोबल रीच विद कस्टमर्स अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है ना। और क्या बोलता है ये? एक ग्लोबल रीच है जिसमें कस्टमर जो है वो वर्ल्ड वाइड फैले हुए हैं। ओके, इट हैज स्टिमुलेटेड इनोवेशंस एंड कंपटीशन अक्रॉस ऑल मार्केट सेगमेंट। ये क्या करता है? स्ट्रॉन्ग मार्केट सेगमेंट बनाता है जहां पे अच्छा खासा क्या होता है भाई? कंपटीशन होता है। ओके, द एक्सचेंज हैज अबाउट मोर देन 5000 कंपनीज लिस्टेड। अब सोचिए 5000 से ज्यादा कंपनी क्या है? लिस्टेड है फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री एंड आउटसाइड, हमारी कंट्री की और बाहर की भी इसमें बहुत सारी क्या है? कंपनीज रजिस्टर्ड है, लगभग 5000 या 5000 से ज्यादा। एंड एज द लार्जेस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन इन इंडिया, और सबसे ज्यादा कैपिटल कहां लगा हुआ है भाई? तो वो लगा हुआ है आज बीएसई में, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म यूज इन द स्टॉक मार्केट। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेंसेक्स की। द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स, ठीक है ना। क्या कहलाता है ये? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स। ओके, इट वाज लॉन्च्ड इन 1986। तो सेंसेक्स कब लॉन्च हुआ भैया? 1986 में। ओके, इट मेड अप ऑफ 30 कंपनी, मतलब सेंसेक्स में कितनी कंपनी रहेगी भैया? तो 30 कंपनीज रहेगी। ऑफ द मोस्ट एक्टिवली ट्रेडेड स्टॉक, मतलब इसमें सबसे ज्यादा स्टॉक क्या होता है? ट्रेड होता है। और इसमें कितनी कंपनियां हैं भैया? 30 कंपनियां। ओके, इनफैक्ट दे अकाउंट फॉर हाफ द बीएसई मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर बीएसई की बात करें तो 50% से ज्यादा पैसा हमारा किसके पास रहता है भैया? तो वो सेंसेक्स के पास रहता है। ओके, दे रिप्रेजेंट 13 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी एंड आर लीडर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री। और वो क्या है? लीडर है। और यहां पे कितने सेक्टर्स में डील करती है भैया? तो 13 सेक्टर्स में डील करती है। तो याद क्या रखना है भैया? द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स कंसिस्ट ऑफ 30 मेन कंपनीज विच आर लिस्टेड, और 1986 में ये एस्टैब्लिश होता है, जो 13 सेक्टर्स में क्या करता है? अलग अलग तरीके से डील करता है। तो ये हम लोगों ने बात करी अभी सेंसेक्स की। अब हम लोग बात करते हैं सेबी की, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर याद रखना है और इसके फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव हम लोग का एग्जाम तक के याद करना है। ओके, द इंस्टीट्यूशन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 12 अप्रैल 1988 एज एन इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का मतलब हुआ भाई इंटरनली ये चेक करेगा जो भी स्टॉक एक्सचेंज में क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। बॉडी टू प्रमोट ऑर्डरली एंड हेल्दी ग्रोथ ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट एंड फॉर इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। और ये किसके लिए काम करता है भैया? इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए। कहीं इन्वेस्टर्स का पैसा गलत जगह तो नहीं रख रहा। इट वॉज अ फंक्शन अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये एक सरकारी बॉडी है, इसके अंदर सारा काम जो है वॉचडॉग की तरह करने का होगा। और 1992 से ये प्रॉपर्ली क्या कर रही है? यहाँ पे वर्क कर रही है। और एस्टैब्लिश कब हो गई भाई? 1988 में। ओके, रीजन फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेबी, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई होगी। इसके पहले भी एक ऐसा ही इंस्टीट्यूशन था जिसका नाम था फेरा, और फेरा एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1973 में। मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ी हुई होगी, तभी तो फेरा को हटा के कहीं ना कहीं भैया सेबी को लाया गया है। ओके, चलिए समझते हैं। ड्यू टू गुड प्रोग्रेस इन अर्ली 1980s द शेयर मार्केट विटनेस्ड इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ द पब्लिक। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर को अब लगने लगा कि भैया कोई तो बैठा हो जो कि रिस्क जो हो रहा है हमारा उसको थोड़ा सेफ एंड सिक्योर कर दे। तो वॉचडॉग की तरह एक बॉडी को बिठाया गया जिसका नाम था सेबी। क्या नाम था भैया? सेबी। ओके, ग्रेजुअली अ वैरायटी ऑफ माल प्रैक्टिसेस स्टार्टेड ऑन द पार्ट ऑफ कंपनीज, ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंकर्स, इन्वेस्टमेंट
कंसल्टेंट एंड अदर इन द स्पेकुलेशन मार्केट। भैया 2 दिन के अंदर पैसा डबल, 3 दिन के अंदर पैसा डबल, ऐसे ऐसे करके लोगों के पैसा लगा दिया गया और लोग भाग गए। अब भाग गए तो यही ऐसा मार्केट है जहां पे बहुत तेजी से ग्रोथ करवा सकते हैं। मतलब किसी ने लगाए 200 रुपए और वो 200 करोड़ का मालिक बन के भाग गया, ठीक है ना। क्या करोगे ऐसे लोगों का? तो इन सब को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने एक इंस्टीट्यूशन बनाया जिसका नाम था सेबी, द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए आगे हम लोग बात करें। सम ऑफ द ग्लेरिंग एग्जांपल ऑफ सच इंसिडेंट वेयर रिगिंग ऑफ प्राइजेस, प्राइजेस का क्या करना, फ्लक्चुएशन बहुत तेजी से करना। ओके, अनऑफिशियल प्रीमियम ऑन न्यूज, ठीक है, अनऑफिशियल प्रीमियम ऑन न्यू इश्यूज, ठीक है, अलग अलग तरीके से लोगों को गुमराह करना, ठीक है। नॉन एडरेंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, डिले इन द डिलीवरी ऑफ शेयर। भैया कंपनीज एक्ट क्या कहती है उससे कोई लेना देना नहीं, अपने हिसाब से कंपनी क्या करने लग गई, लोगों से पैसा लेती है फिर मनमानी करती है। तो इस तरीके से लोगों के साथ जब गलत होना शुरू हुआ तो सेबी का रोल यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, सच एक्टिविटीज इरोडेड इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस एंड मल्टीप्लाइड इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस। मतलब लोगों के लिए जो प्रॉब्लम थी वो बढ़ती चली जा रही थी और कहीं ना कहीं जब प्रॉब्लम बढ़ेगी तो लोग पैसा लगाना बंद कर देंगे, बोलेंगे ये तो रिस्की सेक्टर तो था ही, और यहां पैसा लगाने के बाद पैसा हमारा क्या हो जाता है भैया, डूब जाता है। ओके, Finally, government decided to set up a watchdog to control speculative market in India by the name SEBI। इसीलिए ये जो प्रॉब्लम हो रही थी इसका सॉल्यूशन क्या निकला, सेबी नाम से निकला। ओके, चलिए आगे बात करते हैं पर्पस एंड रोल ऑफ द सेबी की। द बेसिक पर्पस ऑफ सेबी इज टू क्रिएट एन एनवायरमेंट, एक ऐसी जगह बनाना जो कि आपको फैसिलिटीज दे, काय की एफिशिएंट मोबिलाइजेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू द सिक्योरिटीज मार्केट, ठीक है। सही समय पे आपका जो भी पैसा है उसके जो भी शेयर है वो आपको समय पे मिले और जो भी तय हुआ है ब्रोकर और इन्वेस्टर के बीच में एग्रीमेंट में वो सब कुछ वैसा का वैसा उसका पैसा मिले, ठीक है, उसके साथ धोखाधड़ी ना हो। ओके, इट ऑल्सो एम्स टू स्टिमुलेट कॉम्पिटिशन एंड एनकरेज इनोवेशन, ठीक है। और क्या हो भाई कि यहां पे नई नई चीजें भी आए और दूसरा एक हेल्दी कंपटीशन होना यहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है। सेबीज मेन रोल वर टू इशू टू द इशूअर्स, जो भी इशू कर रहा है शेयर, उसकी बात, इट एम्स टू प्रोवाइड अ मार्केट प्लेस इन विच दे कैन कॉन्फिडेंटली लुक फॉरवर्ड टू रेजिंग फाइनेंस। जो पैसा लगा रहा है वो और भी आगे पैसा लगाता रहे, उसको इतना सेफ साइड तो रखना है, रिस्क तो रहेगा मगर यहां पे उसके साथ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज नहीं होगी, ठीक है ना। ओके, फाइनेंसेस दे नीड इन इजी फेयर एंड एफिशिएंट मैनर। तो हर जगह जो भी चीज मिले उसको बड़ा ही इजी और फेयर मैनर में यहां पे मिले। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। टू द इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स का क्या फायदा, इट शुड प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स एंड इंटरेस्ट थ्रू एडुकेट accurate and authentic information and disclosures of information on a continuous basis, ठीक है। अब उसके साथ जितनी भी बातें करी गई, जितना भी एग्रीमेंट में लिखा है उन सब की बातें क्या करी जाए भाई, सही से करी जाए और सही से चीजें रखी जाए। ओके, टू द इंटरमीडिएरीज इट शुड ऑफर अ कॉम्पिटिटिव, प्रोफेशनलाइज्ड एंड एक्सपांडिंग मार्केट विद एडुकेट एंड एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा का सारा इस तरीके से सेटअप हो कि इन्वेस्टर्स के साथ कुछ भी तरीके की धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए यहां पे। ओके, सो दैट दे आर एबल टू रेंडर बेटर सर्विसेज टू द इन्वेस्टर्स एंड द इशूअर्स। तो दोनों के लिए ही ये काम करे, इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छा काम करे और इशूअर्स के लिए भी ये क्या करे, अच्छा काम करे। एम की बात करते हैं हम लोग सेबी के। द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेबी वर टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज एंड सिक्योरिटी इंडस्ट्री टू प्रमोट देयर ऑर्डरली फंक्शनिंग। तो जो भी उसने ऑर्डर दिया है वो सारे के सारे फॉलो होना जरूरी है, नहीं तो उन लोगों को, इशूअर्स को भी और इन्वेस्टर्स को भी ये प्रॉब्लम को फेस यहां पे करना पड़ेगा। ओके, आगे बात करते हैं। टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाए इस तरीके की ट्रेड के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड फेयर प्रैक्टिसेस बाय इंटरमीडिएरीज, ठीक है, पूरे प्रैक्टिसेस जो है एकदम फेयर होने चाहिए, 100% ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। ओके, लाइक ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंकर्स एक्सेट्रा, जो भी इसमें डील कर रहे हैं वो सारे के सारे लोग जो है वो ट्रेड करे किस फॉर्म में, एकदम फेयर डील में। ओके, टू प्रिवेंट ट्रेडिंग माल प्रैक्टिसेस, अगर मान लेते हैं माल प्रैक्टिसेस हो रही है तो and achieve a balance between self regulation by the security industry and statutory regulation। तो वो क्या करे, पूरे रेगुलेशन रूल्स को खुद बनाने का काम करे, दूसरों को यहां पे इन्वॉल्व ना करे, ठीक है। गवर्नमेंट बॉडी है तो वो चाहे जितना वो भी स्टिक्स रूल बना सकती है, मतलब स्टिफ रूल बना सकती है या रिजिड रूल्स यहां पे बना सकती है। टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, पर्टिकुलरली इंडिविजुअल,
इन्वेस्टर्स एंड टू गाइड एंड एजुकेट देम। अब इन्वेस्टर्स को गाइड भी करे, एजुकेट भी करे, और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बिल्कुल फेयर मैनर में, अगर किसी के साथ गलत होगा तो वो हमेशा क्या करेगी, स्टैंड भी करेगी। ये सारे काम किसके हैं, सेबी के। फंक्शंस की बात करते हैं, देयर आर 3 फंक्शंस टू बी फुलफिल्ड बाय द सेबी। नंबर 1 रेगुलेटरी फंक्शन, नंबर 2 रजिस्ट्रेशन ऑफ द कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम एंड म्यूचुअल फंड्स, लिविंग फी, मतलब वो भाई सेबी भी क्या करेगी, चार्ज करेगी ना कुछ फ्री में काम थोड़ी ना करेगी, लिविंग फी और अदर चार्जेस फॉर कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ द एक्ट। ठीक है, तो एक्ट के जो भी पर्पसेस उसको फुलफिल करने के लिए ये सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बनाएगी भैया, सेबी बनाएगी यहां पे। ओके, रजिस्ट्रेशन ऑफ द ब्रोकर एंड सब ब्रोकर, ओके, एंड अदर प्लेयर्स इन द मार्केट, तो जितने भी ब्रोकर है, इन्वेस्टर है, इन सब के लिए लिस्ट बनाएगी। इन लोगों को इतनी चीजें फुलफिल करना जरूरी है, लाइसेंस लेना जरूरी है, रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, ये सब कुछ यहां पे इनके लिए जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेगुलेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर, पोर्टफोलियो एक्सचेंजेस, अंडर राइटर्स एंड मर्चेंट बैंकर कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन बाय अंडरटेकिंग, इंस्पेक्शन, कंडक्टिंग इंक्वायरीज एंड एडल्ट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड इंटरमीडिएट्स। ठीक है, तो हर चीज एकदम सिस्टमैटिक मैनर में होगी यहाँ पे, और जो भी इनने डिसाइड किया है, अब इनने बोला पोर्टफोलियो एक्सचेंज। ठीक है, अब ये पोर्टफोलियो बना दिया भाई, मान लेते हैं किसी ने 10,000 रुपए लगाए, अब उसने बोला पोर्टफोलियो 2 का बन गया भैया, आखिरी वाला 0 को कर दिया। अब ये उसने जहां जहां पैसे लगाए तो उसको उस हिसाब से रिस्क के हिसाब से पैसा मिलेगा भाई। मान लेते हैं ये 2 जो है ये 2 लाख है, तो 2 लाख पे उसको कितना मिल गया, मान लेते हैं 20,000 प्रॉफिट मिल गया, वो प्रॉफिट लेके निकल गया। मगर ये दूसरे 2 लाख पे प्रॉफिट नहीं मिला और बाकी चीज में उतना प्रॉफिट नहीं मिला। तो ये पोर्टफोलियो एक्सचेंज भी तो डिपेंड करता है कि कौन किस जगह कितना पैसा लगा रहा। ये तो भाई इन्वेस्टर और ये तो ब्रोकर के बीच की बात है। हाँ, अगर इसमें कुछ गलत हो रहा होता तो सेबी जो है अपना रोल प्ले यहां पे करती है। ओके, परफॉर्मिंग एंड एक्सरसाइजिंग पावर्स डेलीगेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और सारी पावर किसने दे दी है भाई सेबी को, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड्स बाय द कंपनी, अगर मान लेते हैं कि कोई बिडिंग में अपने शेयर्स लॉन्च कर रहा है, उसके लिए भी कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन है जो सेबी ने किसको दे रखे हैं भाई, कंपनी को दे के रखे हैं यहाँ पे। ओके, चलिए हम लोग बात करेंगे डेवलपमेंट फंक्शंस की सेबी के। अंडरटेकिंग मेजर्स टू डेवलप द कैपिटल मार्केट बाय अडॉप्टिंग ए फ्लेक्सिबल अप्रोच, अब यहां पे रूल्स फ्लेक्सिबल कर दिए, लोग बहुत ज्यादा एंट्री कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि रूल्स क्या है हमारे यहां फ्लेक्सिबल है। कंडक्टिंग रिसर्च एंड पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल टू ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि हर चीज को पब्लिश किया गया है ताकि जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनको सारी चीजें पहले से ही पता हो एंट्री करने के पहले। अब उनको पता है रिस्क कितना है एंट्री करने के पहले, तो वो हो सकता है एंट्री करे, मगर रिस्क के साथ करेंगे तो हो सकता है उनको बहुत ज्यादा फायदा हो, या हो सकता है नुकसान भी होगा मगर मिनिमम होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द अबंडेंस अमाउंट ऑफ द नॉलेज। ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएरीज ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट, अब क्या करवाई जाए उन लोगों की, क्या बार बार करवाई जाए ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग में सर्टिफिकेट दिया जाएगा, मतलब इस बंदे को ये काम आता है। सर्टिफिकेट यही तो शो करता है कि इसने ये काम सीखा हुआ है प्रैक्टिकली, मतलब कि उसने सिर्फ नॉलेज गेन नहीं करी है, उसने कुछ एग्जाम पास करे, मतलब बाकी लोगों से वो अलग है क्योंकि उसको प्रैक्टिकली वो चीज आती है यहाँ पे। ओके, तो ये हम लोगों ने बात करी भैया डेवलपमेंट फंक्शन की। आगे बात करेंगे हम लोग प्रोटेक्टिव फंक्शन, किस तरीके से बचाएगा वो। ठीक है, अंडरटेकिंग स्टेप्स फॉर इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। ठीक है, इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन की बात करेंगे और उसके लिए क्या बनाएंगे भैया, स्टेप्स बनाएंगे, मतलब रूल्स बनाएंगे। प्रोहिबिटिंग फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, किसी भी तरीके से किसी भी पर्सन के साथ फ्रॉड नहीं होगा और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं होंगे। ठीक है, अगर मान लेते किसी ने करा तो उसका अकाउंट ही क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा या क्लोज हो जाएगा यहाँ पे। ओके, कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग, मतलब कोई भी बंदा जो कंपनी के अंदर की बात है वो यहां पे लीक नहीं करेगा भाई अब। ओके, एंड इंपोजिंग पेनाल्टीज फॉर सच प्रैक्टिसेस, अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर बड़ा सा क्या करा जाए, पेनाल्टी लगाई जाए। ओके, प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन द सिक्योरिटीज मार्केट, बड़े बड़े अच्छे अच्छे सिस्टम बनाए जाए बट वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट ना हो, नहीं तो लोग यहां पे एंट्री करना ही बंद कर देंगे, मगर स्ट्रिक्ट रूल तो होने चाहिए अगर जो गलत कर रहा है उसके लिए। ठीक है ना, तो ये हम लोगों ने बात करी चैप्टर नंबर 10 बिजनेस स्टडीज के। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। करना क्या है, एक छोटा सा काम करना है कि इस चैनल को बस लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। क्यों, क्योंकि यहां सब कुछ मिलने वाला है FOC, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।